जी अस्सलाम वालेकुम सबको। आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। ठीक है। ठीक है जी, आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। माशाल्लाह सारे लेक्चर्स हमारे बहुत अच्छे गुजरे हैं। सेशन सारे बहुत अच्छे गुजरे हैं और लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है। बहुत क्वेश्चंस आए हैं, बहुत क्वेरीज आई हैं। और अब जो हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर, हमारे सारे लेक्चर ही जो हैं वो इम्पोर्टेंट रहे हैं। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है नेक्स्ट जो हमारा सेशन है वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, और आज का भी। आज हमारा जो सेशन है वो सस्पेंशन से रिलेटेड है, जिसकी बहुत ज़्यादा हवा उड़ाई जाती है कि भाई सस्पेंशन हो गया, अकाउंट सस्पेंड हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो आज उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे, और साथ जो है वो अपील कैसे करनी है। आप खुद भी अपील कर सकते हैं, वो अपील कैसे करनी है, किस तरह अपने चीज़ों को लेके चलना है। जो थ्रू आउट हमारी जर्नी रही है उसमें मेरी कोशिश रही है कि हमारे वो सारे टॉपिक्स कवर हों, जो टॉपिक्स जिनसे आप जिनको देख के आप इजीली जो है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते तो सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें किस मार्केट प्लेस पर जाना चाहिए। हमने अकाउंट क्रिएशन देखी, हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखी, हमने देखा कि अकाउंट क्रिएट कैसे होता है। ठीक है। फिर हमने देखा कि हमने लिस्टिंग किस तरह करनी है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, यूके के लिए भी, यूएसए के लिए भी। और जो मोस्ट हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने साथ साथ रखे हैं। जो हमारे क्वेश्चंस थे वो इसीलिए सब में शामिल रखे, लाइव क्वेश्चन आंसर्स, ताकि जितना क्वेश्चन आंसर से इंसान सीखता है, जो टॉपिक्स हम नहीं कवर कर सके वो हमने क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू वो टॉपिक्स कवर हो गए। तो क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू भी आप लोगों को पता चल जाता है। तो क्वेश्चन आंसर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें, और ग्रुप में भी आप लोग जो है ना जो भी आप लोग के क्वेश्चंस हैं वो ग्रुप में भी किया करें। तो मैं आप कोशिश करूंगा कि फेसबुक ग्रुप में आप लोगों को उसका रिप्लाई करूं। तो इसके बाद जो मोटिवेटेड न्यूज़ थी हमारी बूट कैंप से रिलेटेड, वो भी इंशाल्लाह हम आज रिवील करेंगे कि उसके लिए ये एक बूट कैंप की हमने एक्सप्लेनेशन के लिए हमने अनाउंसमेंट की है बूट कैंप की। कि अब इसमें बूट कैंप बेसिकली क्या होता है। बूट कैंप में आपको सारा बिजनेस, सारा जो मॉडल है वो सिखाया जाता है। आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलती है उसमें। ठीक है। और आपको सारे टूल्स और सारे अकाउंट भी देंगे प्रैक्टिसेस के लिए। उसमें भी टोटल सेशंस होंगे सारे, सेशन 1 2 3 4। उसमें अप्रोक्सीमेटली हमने 3 किस्म के जो है वो मॉडल्स जो हैं वो उसको लेके आए हैं बूट कैंप के लिए, ताकि आसानी रहे और ये सारी चीज़ें आपको इजी रहे आप लोगों के लिए। तो इसमें सबसे पहले बूट कैंप स्टार्टअप है। जो लोग न्यूबीज हैं, अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, और सिर्फ उनको अभी सिर्फ भावना हुआ है कि ई कॉमर्स क्या है और अमेजोन क्या है और ड्रॉप शिपिंग क्या है, और वो लोग असिस्टेंस चाह रहे हैं। जैसे कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में और क्वेरीज आई हैं ग्रुप में भी और हमारे व्हाट्सएप में भी कि आप लोग बूट कैंप कब स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग स्टार्ट कब कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसको आगे भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सारा सिलसिला करना है। पर हमने ये लॉन्च किया, एक स्टार्टअप है, एक प्रोफेशनल है, और 101 है, और एक इंटरनेशनल बूट कैंप भी है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। और बाकी ये नीचे लिंक है, जो लोग पाकिस्तान से हैं वो ecomdropship.pk./रजिस्टर पे जाएंगे तो उनके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करेंगे और सारी डिटेल्स आ जाएंगी बूट कैंप की, कि किस बूट कैंप में क्या क्या होगा और किस किस तरह हम लोग असिस्टेंस इसकी करेंगे। ये कोई नॉर्मल बूट कैंप नहीं है, ये इंशाल्लाह सबसे हट के ही रहेगा, क्योंकि हमारी कोशिश है कि सक्सेस की तरफ जो है स्टूडेंट को लेकर जाएं, कि वो सक्सेसफुल होकर अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वही लोग सिर्फ इस बूट कैंप को ज्वाइन करें। हमें आपके पैसे से कोई गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है कि आप वही लोग इस बूट कैंप को ज्वाइन करें जिन्होंने वाकई ही इस चीज़ को लेकर इंटरेस्टेड हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, और बाकायदा इंटरव्यूड भी होंगे स्टूडेंट्स। तो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे हमें उन्हीं को ही सिर्फ बूट कैंप मिलेगा। ठीक है। वही लोग रजिस्टर हो पाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो है मीटअप मीटअप के लिए भी इंशाल्लाह अनाउंसमेंट जो है वो पहले भी हम साथ साथ पिछले सेशन में भी करते आए हैं,
और जैसे हमारे सेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो मीटअप्स की अनाउंसमेंट हो जाएगी, किन किन सिटीज़ से हम लोग स्टार्ट लेंगे। हमारी ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी बात चल रही है, तो इंशाल्लाह मे बी हम लोग लाहौर से स्टार्ट लें और उसमें हम लोग अपने सेशंस दें, इंट्रोडक्टरी सेशंस दें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, इसकी कोई फीस नहीं होगी, फ्री टू अटेंड होगा और कोई भी इसको जो है वो ज्वाइन कर सकता है। बाकी आप लोग अपना नाम और सिटी और प्रोफेशन जो है वो व्हाट्सएप कर दें, जो आप जिस जिस सिटी से भी बिलोंग करते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को स्केड्यूल आ जाएगा कि कब हम इस मीटअप्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, और ताकि आप लोग इसको ज्वाइन कर सकें। लेटर ऑन द सेशन के एंड पे भी बूट कैंप के बारे में दोबारा मैं आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगा कि इसको कैसे आपने रजिस्टर करना है और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी और इसका क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, जो कि सस्पेंशंस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम टॉपिक टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम दे सस्पेंशंस बेसिकली अमेजोन पे बहुत तरह की हैं, और अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे हैं तो उसमें जब मैंने आप लोगों को परफॉर्मेंस के बारे में बताया था कि ये परफॉर्मेंस के मैट्रिसेस हैं, इनको अगर आप पूरा करेंगे तो आप किन किन चीज़ों से सस्पेंशन से जो है वो बच सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन सस्पेंशन हैं जो कि एक नॉर्मल सेलर को जो है वो आ जाती हैं, उनकी खुद की गलतियों की वजह से ही आती हैं, बट ये कॉमन सस्पेंशन है जो नॉर्मली आजकल लोगों को आ रही हैं। और वैसे तो सस्पेंशंस की बहुत टाइप्स हैं। जब आप अमेजोन से आप सैलरी अकाउंट बनाते हैं तो उनसे एग्रीमेंट करते हैं कि हम उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक चलेंगे, और अगर हम पॉलिसी से मुताबिक ना चलें तो उसके पास राइट है कि वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है और उसको फिर हमने रीइंस्टेट करना होता है। अकाउंट सस्पेंशन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि अकाउंट सस्पेंशन है तो क्या हो गया। ये लोगों को बड़ा डराया हुआ है कि जी सस्पेंड हो गया है और इतनी इतनी हायर लोग फीस चार्ज करते हैं इसको रीइंस्टेट करने की। तो आज आप लोगों को सिखाएंगे कि सस्पेंशन को रीइंस्टेट करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आप खुद भी इसको रीइंस्टेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सस्पेंशन की कुछ कॉमन टाइप्स हैं जो शायद आपको आपको कभी फेस करनी पड़े, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ओडीआर। जैसे कि आपको बताया था ओडीआर के बारे में, वो तीन चीज़ों पे कंसिस्ट होता है, फीडबैक्स और चार्ज बैक क्लेम और ए टू जी क्लेम। ये जब ज़्यादा हो जाते हैं और इसका टारगेट 1% होता है, 1% से एक्सीड कर जाते हैं तो उसके बाद जो है हमें ये प्रॉब्लम जो है हमें फेस करनी पड़ती है कि अमेजोन आपका अकाउंट को सस्पेंड करता है। ठीक है, दूसरी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन कर लेते हैं कि जैसे कि अब क्राइटेरिया को फॉलो किए बगैर आप ऐसी प्रोडक्ट को लिस्ट कर लें जिसमें ब्रांड का अप्रूवल ना हो, ब्रांड की इजाज़त ना हो, और वो ड्रॉपशिप फ्रेंडली ब्रांड ना हो, ड्रॉपशिप फ्रेंडली लिस्टिंग ना हो, और आप उसको लिस्ट कर लें तो वो कंप्लेन कर सकता है आपके बारे में अमेजोन को कि ये जो सेलर है ये हमारी इजाज़त के बगैर बैठा है। तो उस पर आईपी कंप्लेन अमेजोन फिर हमारी उस लिस्टिंग को डिलीट करता है और हमारा अकाउंट भी सस्पेंड कर सकता है। तीसरी बहुत ही मशहूर इनवॉइसेस, कि जी इनवॉइसेस जो हैं वो सबमिट, हमने लिस्टिंग की, हमने नया अकाउंट बनाया और हमने लिस्टिंग कर ली और हमें अमेजोन ने इनवॉइसेस मांग ली। तो इनवॉइसेस जो है ये एक तो बहुत कॉमन है, जो लोग बगैर किसी नॉलेज के, बगैर प्रैक्टिस के, या फिर आप कह सकते हैं बगैर नॉलेज के कह लें कि अमेजोन का अकाउंट बना और आपने बस कहीं से देखा कि उनकी 100 या हज़ारों लिस्टिंग चल रही हैं तो हम भी आते साथ इतनी ही लिस्टिंग करवा लें। तो इस वजह से आपको इनवॉइसेस का इशू आता है। जब आपने अगर मेरे पिछले सेशन देखे हो तो उसमें मैंने बताया था कि आपने जब स्टार्ट करना है आपने एक लिस्टिंग से करना है। अगर आप आते साथ ही ज़्यादा सारी लिस्टिंग्स और ज़्यादा ज़्यादा ब्रांड्स को लिस्ट कर लेंगे तो उसमें अमेजोन जो है वो आपसे फिर डिमांड करेगा कि मुझे ये कुछ असाइंस वो टारगेट करेगा और उनको कहेगा कि मुझे बताएं कि इन प्रोडक्ट्स को आपने परचेज कहाँ से किया। ठीक है, वो सिर्फ क्यों आपसे मांगता है, वो सिर्फ ये देखने के लिए कि ये जो सेलर है ये मेरी जो 6.1 बिलियन की ट्रैफिक जो है मेरी उसके लिए नुकसानदेह तो नहीं है क्या, ये फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। तो अगर उन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपको इन्वॉइसेस का कोई मसला नहीं आएगा। पर हमें इन्वॉइसेस का बहुत इश्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग जो है वो क्राइटेरिया को प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं, जो एक्सपर्ट क्राइटेरिया जो मैंने आप लोगों को बताया।
और हम जो है आते साथ ही प्रोडक्ट्स लिस्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें लालच होती है कि हमारी जल्दी से सेल्स हो जाए और जल्दी से हम प्रॉफिट बनाएं। तो उसमें इसके भी हल हैं। अगर इनवॉइसेस आ जाएं तो उसका भी हल आप लोगों को बताऊंगा। बट अगर आप क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तो अमेजोन कभी भी आपसे इनवॉइस नहीं मांगेगा। मुझे याद है लास्ट टाइम 2018 में मुझसे कभी अमेजोन ने किसी का अकाउंट पे जो है इनवॉइस मांगी होगी, वो भी हमारी ही जो है हमारी टीम की ही गलती थी। उसके अलावा आज तक जो कभी भी इतनी आज तक जो है इनवॉइस वाली सस्पेंशन है वो हमने फेस नहीं की टिल नाउ। उसके बाद आज तक हमने फेस नहीं की, ना हमारे किसी भी अकाउंट पे जो है वो इनवॉइस का इशू है, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन पे भी कोई इनवॉइस का इशू नहीं आया। ठीक है। उसके बाद ड्रॉपशिप वायलेशन ये लास्ट ईयर स्टार्ट हुई है, इससे पहले ड्रॉपशिप वायलेशन थी ही नहीं। जिस तरह अब यूएस के अलावा किसी भी मार्केट प्लेस में ड्रॉपशिप वायलेशन नहीं है, तो इस तरह यूएस में भी नहीं थी। तो वो यूएस में पिछले साल से स्टार्ट हुई है, जिसमें कुछ कस्टमर की कंप्लेंट्स की वजह से या कुछ अमेजोन ने अपनी पॉलिसी को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया। और ड्रॉपशिप उसने कहा कि ड्रॉपशिप जो है, आप जो प्रोडक्ट की लेबलिंग या इनवॉइस आप साथ भेजेंगे किसी रिटेलर की, किसी कस्टमर को आप प्रोडक्ट पहुंचाएंगे और उसका जो बॉक्स है उसमें लेबल जो लगे होंगे वो रिटेलर के लगे होंगे, तो अगर अमेजोन को पता चलेगा कि आप यूं कर रहे हैं तो वो आपके अकाउंट को सस्पेंड करेगा और वो फिर आपसे प्लान ऑफ एक्शन मांगेगा, जो कि आपको दिखाएंगे किस तरह हम उसको करना है। और उस पर वो इस वायलेशन पे आपके अकाउंट को सस्पेंड करता है। तो आजकल ये काफ़ी हाईलाइटेड है। ठीक है। इसके लिए इंशाल्लाह आपको अपील भी दूंगा, जिन लोगों का अकाउंट सस्पेंड हुआ है उनके लिए अपील भी मैं दूंगा कि आप लोगों ने इसको कैसे रीइंस्टेट करवाना है। और जो आपको क्राइटेरिया बताया है अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो ये भी ड्रॉपशिप वायलेशन भी कभी भी नहीं आएगी। ठीक है। मसले वायलेशन ये जो पॉलिसीज हैं अमेजोन की, ये हर साल अपडेट होती हैं, कभी कोई आ गई कभी कोई आ गई। हमें चाहिए कि हम उस हिसाब से अपने आप को अपडेट करें। ठीक है। जबकि हम जो है वो अपडेट नहीं करते और हम पुरानी जो तरीके हैं उन पे चलते रहते हैं। और हम हमें फोकस करना चाहिए कि जो नई पॉलिसी आ रही है हम उसको रीड करना चाहिए। जो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है हम उसको, क्योंकि हमने इसको एक किचन इनकम स्टार्ट में बनाना है, हमने इस पे ग्रोथ करनी है, हमारे रोजी का जरिया बनेगा, ये हमारा बिजनेस है। तो हमें इसको सिर्फ इस चीज़ पे नहीं लेके चलना चाहिए कि बस हमने सिर्फ प्रॉफिट बनाना है और ना अकाउंट की हेल्थ पे फोकस है ना परफॉर्मेंस पे, ना जो पॉलिसीज अपडेट हो रही हैं इस पे फोकस है। बस हमारा फोकस अब हमने शुरू कर दिया तो हमारा फोकस सिर्फ प्रॉफिट पे है। तो इस तरह आप कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। ऐसा ऐसा टाइम भी आया कि जब हमारा प्रॉफिट कम हो गया है, हमारी सेल हमें स्लो की हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमने अपनी परफॉर्मेंस पे हमने ध्यान दिया। और कभी कभार आपको अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए और पॉलिसीज को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसी लिस्टिंग्स को डिलीट भी करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से आप बड़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। ठीक है। तो कभी कभार इस तरह के स्टेप भी लेने पड़ जाते हैं। तो आपने हमेशा जो प्रायोरिटी रखनी है, ये आपका जो सैलरी अकाउंट है, एक किस्म की आपकी दुकान है ना, आपकी शॉप है, आपका स्टोर है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने स्टोर का ख्याल रखना है कि आपने स्टोर का ख्याल रखेंगे, आप ऑटोमेटिकली आप ग्रो करेंगे, आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, आप एज अ सेलर भी ग्रो करेंगे। बट अगर आप स्टोर का ध्यान नहीं कर रहे और आपको सिर्फ जो है उन्हीं चीज़ों की पड़ी हुई है, सिर्फ प्रॉफिट की आपको है और आपको इस चीज़ का है ही नहीं कि मुझे इन लिस्टिंग्स को, और कुछ लिस्टिंग्स ऐसी हैं जिससे अब हमें नहीं सेल करना चाहिए, हम फिर भी उन लिस्टिंग्स के पीछे पड़े हुए हैं, तो इट्स बेटर कि आप उस लिस्टिंग को छोड़ दें कि आपको अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाए। ठीक है। उसके अलावा रिलेटेड अकाउंट है। रिलेटेड अकाउंट में क्या होता है कि अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया है और वो किसी वजह से किसी और अकाउंट से रिलेट हो जाता है, या फिर आपने अकाउंट क्रिएट किया और आपने गलती से उसी डिटेल्स पे दोबारा अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश की, तो वो दोनों अकाउंट सस्पेंड करता है अमेजोन। क्योंकि ये उसके रूल्स के खिलाफ है कि एक शख्स, जैसे कि फर्ज करें आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे एक अकाउंट बनाया, आप अकाउंट बनाया वो सस्पेंड हो जाता है, या फिर वो अकाउंट आप नहीं यूज कर रहे और आप कह रहे, आप में लालच आती है, आप कहते हैं जी वो भी चल रहा है मैं इसी पे एक और बना लेता हूँ शायद अमेजोन को पता ना चले। तो इस वजह से भी अमेजोन को पता चल जाता है फौरन, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी आपकी डिटेल्स हैं। तो आप जब दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे तो जो आपका पहला चल रहा है वो भी सस्पेंड हो जाएगा, और ये भी। उसके अलावा भी वजूहत हैं कि जैसे अगर आपकी जो आप उस आईपी पे क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट को, जिस आईपी पे पहले भी कोई अकाउंट क्रिएट हुआ है या हो रहा है,
या आप एक ही आईपी पे दो अकाउंट्स को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जैसे एक ही आईपी पे आपने अपना भी क्रिएट किया, एक ही आईपी पे आप किसी और का क्रिएट कर रहे हैं, तब इन वजह से भी अमेजोन रिलेट कर देता है अकाउंट्स को। तो उसके लिए हल ये होता है कि हमें जो वो अकाउंट है, अ, या तो अमेजोन का हमें बताना पड़ता है कि जी मेरी गलती है, पहले मैंने अकाउंट बनाया और इसी डिटेल में मैं कोई और बना रहा हूँ, या सेम आईपी पे दूसरा बनाया, तो उसको बता देंगे तो वो आपकी हेल्प कर देगा रीइंस्टेट करने में। वो कहेगा पहले वो जो आपने नया बनाया उसको अकाउंट को डीएक्टिवेट करो, हमें बताओ उसको डीएक्टिवेट करो, और जो आपका प्रीवियस अकाउंट है फिर वो रीइंस्टेट होगा, वरना वो भी सस्पेंड रहेगा। तो इस तरह उसको हम जो है वो रीइंस्टेट करवाते हैं। तीसरा जो उसके बाद जो लास्ट है वो है सेल्स वेलोसिटी। सेल्स वेलोसिटी क्या है? सेल्स वेलोसिटी है कि उसमें आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होता, बट आपके जो फंड्स है ना वो होल्ड पे हो जाते हैं। वो अमेजोन होल्ड पे कर लेता है और 15 डेज के बाद आपको नहीं देता, अनटिल आप जब तक जो अमेजोन ने आपसे कुछ डिमांड किया है उसको आप फुलफिल ना कर दें। सेल्स वेलोसिटी में क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ सेल ले लेना, आपने प्रोडक्ट लिस्ट की और आप सेल ले रहे हैं और फीडबैक पे फोकस नहीं है, तो तब भी अमेजोन आपके फंड्स को रोक कर और एक दफा आपसे पूछेगा कि आपकी सेल्स बढ़ती जा रही हैं, जबकि आपका जो फीडबैक है वो सेल्स के साथ मैच नहीं कर रहा, कि आपको फीडबैक्स आ नहीं रहे हैं या आपके फीडबैक्स हैं नहीं और आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही हैं, तो मुझे कुछ शक सा हो रहा है कि ये आप किधर कोई मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहे हैं हमारी सेल्स के साथ। तो फिर वो आपसे कुछ चीज़ें डिमांड करता है कि अपने वेयर हाउस का एड्रेस बताएं, अगर आप किस प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं मुझे उसकी लोकेशन बताएं, अपना टैक्स आईडी नंबर बताएं, इस तरह की कुछ चीज़ें आपसे डिमांड करता है। वो फिर जब आप दे देते हैं तो फिर उसके बाद वो उसको वेरीफाई करके फिर वो अप्रूव कर देता है। इस केस में वो सस्पेंड नहीं करता बट आपके फंड्स को होल्ड कर लेता है। तो इसलिए मैंने शुरू से ही आप लोगों को बताया था कि हमने स्लोली स्टेडीली अकाउंट को लेके चलना है, हमने सिर्फ सेल्स पे फोकस नहीं करना, हमने अपनी परफॉर्मेंस और फीडबैक पे उससे भी डबल फोकस करना है। जो हमारे प्रोडक्ट डिलीवर हो रहे हैं हमने साथ साथ उनको फीडबैक की रिक्वेस्ट करनी है। इस तरह आपके अकाउंट की, आपके स्टोर की ग्रोथ जो है वो आपकी सिर्फ सेल से नहीं है, आपकी स्टोर की ग्रोथ साथ फीडबैक्स के साथ भी है। क्योंकि जब आपको फीडबैक्स आएंगे तभी तो अमेजोन की नज़र में आपका जो है स्टोर ग्रो कर रहा है, क्योंकि कस्टमर्स आपसे खुश हैं। जो अमेजोन को जिन चीज़ से मोहब्बत है वो उसके कस्टमर्स हैं। तो वो जब उससे खुश हैं उस सेलर से, तो अमेजोन भी आपको कोई बॉदर नहीं करेगा कि ये क्या हो रहा है। उसके अलावा भी बहुत सी वायलेशन हैं, बट ये कॉमन है, ये आपको जो ओल्ड सेलर्स हैं उनको पता होगा, वो सुनने में मिलती रहती हैं। ठीक है, इन सब का हल है। ठीक है, इन सब में जो है लाज ये नहीं है कि इस किसी वजह से सस्पेंड हो गया तो रीइंस्टेट नहीं हो सकता। ठीक है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट का भी आगे एग्जांपल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा इनवॉइसेस का हम बात करते हैं। जो इनवॉइसेस हैं, अब इसमें उन लोगों के लिए जो बेचारे जिनका अकाउंट इनवॉइस की वजह से सस्पेंड हुआ हुआ है, उनसे गलती होगी, तो इसमें अब वो क्या हल है, क्योंकि इनवॉइस तो है नहीं। और तो इसमें क्या अकाउंट को वो उन लोगों के लिए एक ये अच्छी खबर ये है कि जो कोई नहीं बताता कि लाजमी नहीं है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया तो आप उस अकाउंट को छोड़ दें। उसका तरीका ये है कि अगर आपके पास इनवॉइसेस नहीं है और आप कहीं से गैदर नहीं कर सकते और आपको कोई सर्विस प्रोवाइडर भी अच्छा नहीं मिल रहा है, तो कोई फिक्र की बात नहीं। आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ इनवॉइसेस की वजह से, आप सिर्फ अमेजोन को एक अपील कर दें, उसको कह दें कि सॉरी मेरे पास इनवॉइसेस नहीं हैं और मेरे से गलती से प्रोडक्ट्स लिस्ट हो गए थे, तो नेक्स्ट टाइम मैं बगैर अप्रूवल के, ब्रांड के ऑथराइजेशन के प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करूंगा, काइंडली मेरे अकाउंट को रीइंस्टेट कर दें, दैट्स इट। और आपका अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट हो जाएगा। इस तरह हमने कई अकाउंट्स जो हैं वो हमारे, जो भी हमसे कहता था कि अकाउंट हमारी हेल्प कर दें जो लोग, तो उनका अकाउंट को हम ये मशवरा देते थे और उनका अकाउंट आराम से रीइंस्टेट हो जाता था। तो इसका कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा ड्रॉपशिप वायलेशन, उसकी भी अपील कर देते हैं हम लोग। उसमें भी हम लोग यही कहते हैं कि जी वो हमसे गलती हो गई थी, हमारे पास प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, इसलिए हमने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए हमने किसी ऐसे वेंडर से प्रोडक्ट हमने खरीद ली फॉर टाइम बीइंग, जो हमने, ताकि कस्टमर की जो नीड है वो पूरी हो जाए। तो इस वजह से हमने जो ये इस तरह किया था। ठीक है, तो इस वजह से जो है हमने ये स्टेप लिया था और हमारे अकाउंट को रीस्टेट करवा दें। अब हम दोबारा ये नहीं करेंगे। और इस तरह की एक इनवॉइस का टेम्पलेट, ओ सॉरी, अपील का एक टेम्पलेट होता है, वो जब आप सबमिट कर देंगे तो आपका
अकाउंट रीइंस्टेट हो जाएगा। रिलेटेड अकाउंट का भी आपको बता दिया आपको क्या करना है। सेल्स वेलोसिटी में भी आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सबमिट कर दें, क्योंकि वो होते हैं ऑलरेडी आपके पास, वो आप सबमिट कर दें, तब भी आपका जो अकाउंट जो है वो रीइंस्टेट हो जाएगा। कोई ऐसी सस्पेंशन नहीं है जिसमें अकाउंट रीइंस्टेट ना होता हो, रीइंस्टेट हो जाता है। बट जब जिस वजह से वो डीएक्टिवेट हुआ है अकाउंट आपका, जिस वजह से सस्पेंड हुआ है, अगर आपने रीइंस्टेट करवा लिया है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अब वही चीज को रिपीट ना करें, क्योंकि जब सेकंड दोबारा जब वो इसी वजह से दोबारा सस्पेंड होगा, तब आपको ग्रेटर डिटेल देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड होगा कि पहले भी इसने इसकी इसी वजह से सस्पेंड हुआ, दोबारा हो रहा है, तो उसके लिए फिर आपको ग्रेटर डिटेल देनी पड़ेगी और ग्रेटर एक, जिसे आप कहते हैं, कहानी लिखनी पड़ेगी उसके लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने जो है वो किस तरह रीइंस्टेट जो है अकाउंट को करना है, हमने अपील किस तरह लिखनी है। हम एक केस स्टडी कर लेते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल केस स्टडी है जो कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट का है। ठीक है, फर्ज करें कि आपका अकाउंट जो है वो ऑर्डर डिफेक्ट रेट की वजह से सस्पेंड हो जाए, तो तो इस तरह की जो है वो अमेजोन आपसे आपको ईमेल करेगा और आपके ऊपर लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा परफॉर्मेंस में कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है, तो रीएक्टिवेट करें उसको। तो इस तरह की, फर्ज करें अगर आपका ओडीआर की वजह से अगर आपका सस्पेंड हुआ है, तो आपको आपको इस तरह की एक ईमेल आएगी कि हम आपका टारगेट 1% था और आप उसको फुलफिल नहीं कर सके, आपके ए टू जी क्लेम्स या फिर फीडबैक जो इतने नेगेटिव आए, आप इस वजह से हम आपका अकाउंट सस्पेंड कर रहे हैं। तो आप हमें बताएं कि इसको रीएक्टिवेट करने के लिए अब हमें बताएं कि आप क्या ऐसा कर रहेंगे तो जिसकी वजह से जो है हम आपका अकाउंट को रीइंस्टेट करें, आप क्या अपनी गलतियों को ऐसा सुधारेंगे। ठीक है, तो जब हम रीएक्टिवेट पे क्लिक करते हैं तो अमेजोन हमसे ये तीन चीजें जो है डिमांड करता है। ठीक है, कोई भी आपको सस्पेंशन आई है तो अमेजोन आपको ये तीन चीजें डिमांड करेगा, अगर एडिशनल करेगा वो भी लिख देगा। नॉर्मल केसेस में यही आता है। अब रीएक्टिवेट अकाउंट करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन हमें सबमिट करना होता है। उसके लिए अमेजोन हमसे तीन चीजें पूछता है, द रूट कॉज ऑफ इशू, कि भी इशू की, ये जो इशू क्रिएट हुआ है इसकी वजह क्या थी। ठीक है, और एक्शंस यू हैव टेकन टू रिजॉल्व दिस इशू, कि ये आपने कौन से ऐसे एक्शन लिए हैं इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। और तीसरी चीज आपसे पूछेगा कि अब आपने फर्दर जो स्टेप्स हैं वो अब आपने क्या लिए हैं जिसकी वजह से ये दोबारा मसला नहीं आएगा। सिर्फ ये तीन चीजें पूछता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपील करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिलीव मी। आप आप यूएस में या यूके में सेल कर रहे हैं, आप इंटरनेशनली सेल कर रहे हैं, आपका खुद का भी एक स्टैंडर्ड जब आपका एक इंटरनेशनल है, तो आपको अपील लिखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने इस पे अपील क्या की। अव्वल तो सब सोच रहे होंगे कि पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी अपील की होगी और पता नहीं क्या लिखना पड़ गया होगा, और लोग इसके लिए पता नहीं कितना कितना चार्ज कर लेते हैं, हजार हजार डॉलर चार्ज कर लेते हैं ये अकाउंट डीएक्टिवेट का। तब आपको बताते हैं कि कोई किसी को इतने, हाँ अगर कोई बहुत ही कोई बड़ा सवेर केस आ गया है जो आपको लग रहा है कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे, तब आप किसी को हायर कर लें। लेकिन ये जो छोटे मोटे केसेस हैं, परफॉर्मेंस की वजह से हो गया, ये हो गया, ये केसेस नॉर्मल हैं, इसमें जो है आपको इतना घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब हमने एक अपील की। ठीक है, ये वो अपील थी जो मैंने खुद की। ठीक है, खुद इसको राइट किया। क्या किया, पहले जब ये आया तो सबसे पहले मैंने थोड़ी रिसर्च की। जो सेलर फॉर्म्स हैं, आपने पता नहीं आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं, जो न्यू लोग होंगे उनको नहीं पता होगा। जब आप अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो जहाँ पे बॉक्सेस सारे बने होते हैं ना, मैं दिखाऊंगा आपको, वहाँ पे सेलर फॉर्म्स होते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ जो सेलर्स हैं पूरी दुनिया के या फिर उस मार्केट प्लेस के, यूएस के या यूके के, उन्होंने अपनी कोई ना कोई स्टोरीज दी होती हैं या फिर कुछ ब्लॉग्स दिए होते हैं, एक फॉर्म्स बने होते हैं वो। तो वहाँ पे डिस्कशंस चीज़ों की चल रही होती है, तो मैं वहाँ गया, वहाँ पे जाके मैंने सर्च किया कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट की सस्पेंशन हुई है, इसको कैसे वो करूँ। तो नीचे जो सेलर्स थे उन्होंने डिस्कशंस की हुई थी इस बारे में कि हाँ मेरा भी सस्पेंड हुआ है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि मैंने अमेजोन को ऐसे कहा तो मेरा रीइंस्टेट हो गया, कुछ लोगों ने कुछ कहा। तो उन डिफरेंट चीज़ों को जब मैंने एनालाइज किया तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि
अमेजोन को कोई इतनी ज़्यादा आपकी कहानियों की ज़रूरत नहीं है कि जी क्या हुआ। उसने सिर्फ 3 चीज़ें पूछी हैं कि वजह ये, अगर फर्ज करें कि आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट की वजह से अकाउंट सस्पेंड हुआ, तो इसका ये मतलब है ना कि या तो फीडबैक ज़्यादा नेगेटिव आ गए या फिर A to Z क्लेम आ गए। तो उसके लिए अगर आप सोचें तो अगर आपके साथ जो इशू आया वो क्या हो सकता है, वो या तो आपको क्या कहते हैं, आपने प्रोडक्ट गलती से रॉन्ग भिजवा दी, इस वजह से आपको आ गए, या डैमेज चली गई, या फिर जिस कोरियर सर्विस को आपका वेंडर यूज कर रहा था, या आपने कोई बैड वेंडर यूज किया था, जैसे कि मैंने बताया था बैड वेंडर क्या होते हैं, लेट प्रोडक्ट को पहुंचा रहे थे। तो उस पे फिर मैंने सोचा कि मुझे तो एक ऐसी मैं सारा जो मुद्दा है वो मैं शिपिंग कैरियर पर डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने ये तो नहीं बताना कि मैं किसी रिटेलर से प्रोडक्ट ले रहा हूँ, या फिर मैंने इस तरह के तो कुछ नहीं उसको बताना। तो फिर मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि मैं शिपिंग कैरियर पे सारी जो है वो कहानी डाल देता हूँ, क्योंकि मैं ऑर्डर्स को खुद मैनुअली जब शिप कर रहा हूँ, तो मुझे मुझे मसला शिपिंग कैरियर के साथ ही होगा ना कि उसने टाइम पर डिलीवर नहीं की, या फिर उससे डैमेज हो गई। तो अब जब रूट कॉज ऑफ इशू में मैंने लिखा कि हम लोग फेल्ड हो गए एक रिलायबल शिपिंग कैरियर को यूज करने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ, या फिर वो डैमेज गया कस्टमर्स के पास, जिसकी वजह से कस्टमर हमसे अपसेट हुए, और ये 2 लाइनों का जो है मैंने रूट कॉज लिखा। उसके बाद अब आपने, उसने कहा कि एक्शंस क्या लिए हैं अब आपने। तो एक्शंस में मैंने लिखा कि भाई हमने ये एक्शंस लिए हैं कि हमने जो है जिन लोगों ने हमें नेगेटिव फीडबैक दिए थे, जिन लोगों का A to Z क्लेम आया था, उनके जो इश्यूज थे हमने उनको रिजॉल्व किया है। जिसको रिफंड करने वाला था हमने उसको रिफंड किया है। जिसको रिप्लेसमेंट चाहिए थे हमने उसको रिप्लेसमेंट भेज दी। तो हमने जो हमारे कस्टमर्स जिनके साथ इशू था हमने उनका इशू हल किया, और हमने जो है ये हमने स्टेप लिया। ठीक है, पहले हमने बताया कि इशू आया क्यों, किस वजह से आया, फिर हमने बताया कि हमने स्टेप्स क्या लिए हैं इस इशू को हल करने के लिए। ठीक है, ये भी क्लियर होगी। उसके बाद जो है मैंने लिखा कि उसके बाद अमेजोन पूछता है कि आपने क्या स्टेप लिए हैं इन फ्यूचर, ताकि जो मसला है दोबारा पेश ना आए। ठीक है, उसके लिए मैंने उसको बताया कि जी अब हमने स्टेप ये लिए हैं कि हम वो जो शिपिंग कैरियर था हम उसको चेंज कर रहे हैं, हम अब किसी और शिपिंग कैरियर को यूज़ करेंगे, हम नोटिस रखेंगे, अब हम फास्ट डिलीवरी दें, और हम लोग इंश्योर्ड पैकेजेस जो हैं वो जाएंगे हमारे। और इस तरह की आपने 1-2 और बातें लिख दी जो कि आपके सामने, कि हम टाइमली डिस्पैच करेंगे और शिपिंग कैरियर चेंज कर देंगे, और एस्टिमेट हम साथ साथ जो हमारी ट्रैकिंग्स हैं उसको साथ साथ रिव्यू भी करेंगे, कोई मसला आया तो उसको फौरन हल कर देंगे। बस ये जी आपने कहानी लिखी है। इसके बाद ये अपील लिख के जब इसको सबमिट किया, तो विद इन 24 आवर भी क्या, विद इन आवर्स, 2 से 3 घंटों के अंदर अमेजोन का रिप्लाई आया, उन्होंने कहा जी आपका अकाउंट रीइंस्टेट कर दिया। बेसिकली मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया, मैंने कोई इतनी बड़ी कहानी नहीं लिखी। amazon ये सस्पेंड करता है, उसको कोई शौक नहीं है कि आपका अकाउंट जो है वो बार बार सस्पेंड कर दे। मैंने लोगों से सुना है कि जी amazon एम ही सस्पेंड भी कर देता है, amazon जान के सस्पेंड कर, वो क्यों जान के सस्पेंड करेगा? इतनी बड़ी मार्केट प्लेस है, वो आपसे रेवेन्यू कमा रही है हर साल वो, और बड़ी बिलियनियर मार्केट थी जो ट्रिलियनियर पे पहुंच गई है। तो इसका क्या मतलब है कि वो जो हम एफ बी एम सेलर्स हैं उनसे 15% लेता है एक ऑर्डर का। जो हम एक ऑर्डर आ जाए उसमें से 15% वो रखता है। वो हमसे इतना जब हमसे अर्न कर रहा है तो उसको शौक तो नहीं है कि वो आपके अकाउंट को जो है वो एम ही सस्पेंड कर दे, क्योंकि उसको भी पता है सस्पेंड करूंगा इसकी सेल्स रुकेंगी और मेरी कमाई को भी फर्क पड़ेगा। तो अगर अमेजोन ने अपनी कमाई को मद्देनजर नहीं रखा, सिर्फ अपनी कस्टमर सर्विस को मद्देनजर रखा कि अगर कोई सेलर की वजह से मेरा कोई कस्टमर नाराज हो रहा है तो मैं उस सेलर को आउट कर दूंगा, मैं पैसों को फोकट नहीं दूंगा। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, जो अमेजोन स्टेप लेता है वही स्टेप हमने लेने हैं। हमने हमेशा अपनी परफॉर्मेंस पे जो है अपना फर्स्ट स्टेप रखना है कि हमारी परफॉर्मेंस, हमारे अकाउंट की हेल्थ अच्छी हो। ठीक है, मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि कभी कभार इस तरह भी हो जाता है कि एक शख्स ने एक गलती, जैसे कि एक सेलर है वो सेम मिस्टेक कर रहा है, और उस मिस्टेक की वजह से अमेजोन ने उसको वार्निंग दे दी, सस्पेंड नहीं किया, जबकि वही सेम मिस्टेक पे किसी और सेलर को का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। अब वो दोनों सोच रहे हैं कि भाई इसका सस्पेंड क्यों हो गया और इसका क्यों नहीं हुआ।
तो उसको मैंने मशवरा दिया कि आप दोनों अपनी परफॉर्मेंस को भी मैच करके देखो, अपने फीडबैक्स को भी मैच करके देखो। बाज औकात ऐसा होता है कि आपकी अगर जो आपके जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी होती है कि कुछ चीज़ों को लेट गो कर देता है मतलब। ठीक है। अब हमारे भी अकाउंट्स हैं, हमारे भी कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारा ओडीआर 1% की बजाय 6-7% पे पहुंचा होता है, और तकरीबन 15-20 दिन तक वैसे ही रहता है। ठीक है। तो उस पे अमेजोन हमारा अकाउंट सस्पेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो भी हमें मसले आते हैं, नेगेटिव फीडबैक आते हैं, या A to Z क्लेम आते हैं, या हमारी शिपमेंट्स में मसले आते हैं, उनको साथ साथ हम डील करते हैं, ऐसे छोड़ नहीं देते। सपोज अगर किसी ने नेगेटिव फीडबैक आपको दे दिया, तो आप ये ना सोचे कि नेगेटिव दे दिया चलो छोड़ो, उसने नेगेटिव फीडबैक दे दिया। तो हम उस नेगेटिव फीडबैक को रिमूव करवाने की कोशिश करते हैं। हम पहले कस्टमर से बात करके उसको जो भी उसका मसला होता है उसको हल करते हैं। फिर उसके बाद कस्टमर से भी रिक्वेस्ट करते हैं, और फिर अमेजोन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमने मसला हल कर दिया, हमारा नेगेटिव रिव्यू रिमूव करो। तो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आप हर चीज़ को कस्टमर की प्रायोरिटी पे उसको कस्टमर को खुश रखेंगे, तो कभी कभार अगर आपकी मैट्रिसेस जो हैं वो टारगेट से हट भी गई, तब भी अमेजोन कभी आपके अकाउंट को सस्पेंड नहीं करेगा। मेरे पास और इसी वजह से ही मेरे पास और इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स, हर केस की एग्जांपल नहीं पड़ी हुई। वो इसलिए नहीं पड़ी हुई कि 2018 के बाद मैंने कोई इस तरह का मसला हमारी टीम ने मिलके आने ही नहीं दिया है। हमने हमेशा जो परफॉर्मेंस पे अपना वो रखा है। कभी कभार हमें सेल्स भी स्लो करनी पड़ गई, अगर हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को डिलीट भी करना पड़ गया जिन प्रोडक्ट्स की वजह से हमें कोई इश्यूज आ रहे थे, बट प्रॉफिट अच्छा था, तो हमने प्रॉफिट को फौकियत नहीं दी, हमने परफॉर्मेंस को, अकाउंट की हेल्थ को, और कस्टमर की जो प्रायोरिटी है उस पर फोकस किया है, जिसकी वजह से हमें कभी सस्पेंशंस को फेस ही नहीं करना पड़ा है। ये वो सस्पेंशंस हैं जो मेरे मेरे कुछ दोस्त हैं, या फिर स्टूडेंट्स हैं, या कोई ऐसे जो हमसे मशवरा लेते हैं, उनकी हम हेल्प करते रहते हैं। तो ये उनकी सस्पेंशंस हैं जिनकी वजह से जो है ये हमें जो है ये फोकस हमारा जो एग्जाम्पल हमें एक किस्म की जो है वो मिल गई है। ठीक है। तो ये कोई इतना मुश्किल चीज़ तो नहीं थी। अब इसी सिमिलरली ड्रॉपशिप वायलेशन, उसकी भी अपील अगर आप लोगों को चाहिए हम शेयर कर दूंगा। अब सबसे पहले वो लोग जिनको इनवॉइसेस का मसला आया हुआ है, ठीक है, और वो ये सोच के बैठे हुए हैं कि यार ये हल नहीं हो सकता, अब मैं किसी और अकाउंट, कोई नया अकाउंट बना के उस पर काम करूं, इसको छोड़ दूं, तो वो लोग अभी जाके अमेजोन पे अपील करें, और इसी तरह की एक छोटी सी अपील बनाएं। ठीक है। पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, छोटी सी अपील बनाएं, अपील उनको करें, उनको कहें कि भाई ये हमसे मिस्टेकनली लिस्ट हो गए थे, इनके मिस्टेकनली ऑर्डर आए हैं, और हम जो है दोबारा बगैर अप्रूवल के, बगैर इनवॉइसेस के प्रोडक्ट्स को अपलोड नहीं करेंगे। इन फ्यूचर जो है हम इस तरह का कोई जो है वो काम नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, आपका अकाउंट रीइंस्टेट कर देगा, वो रीइंस्टेट हो जाएगा, तो उस पर सेलिंग करेगा। जिन लोगों को इनवॉइस का इशू आया है वो ये करें। जिन लोगों को ड्रॉप शिपिंग का इशू आया हुआ है, उनको अगर नहीं को हल मिल रहा, अपील हम शेयर कर देंगे, वो अपील यूज करके अपने अकाउंट को रीइंस्टेट करें। बाकी जिनको सेकंड या थर्ड वायलेशन आई हुई है, वो बहुत टफ है, क्योंकि आप पहले जब अमेजोन को कह चुके हैं कि हम लोग ये नहीं करेंगे, हम दोबारा ड्रॉप शिपिंग इस तरह नहीं करेंगे जिस तरह आप नहीं चाहते। ठीक है। इस तरह ही करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो जब दोबारा सस्पेंड करता है, फिर वो रीइंस्टेट भी प्रॉपरली नहीं करता। वो आपकी, वो कहता है ग्रेटर डिटेल्स लेकर आए, और ग्रेटर डिटेल्स लेकर आए। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि फिर आपका जब आप बार बार अपील करते हैं और वो नहीं कर रहा, तो एक टाइम आता है वो फिर आपकी अपील को एक्सेप्ट ही नहीं करता। ठीक है। तो अब जो लोगों ने जो पहले जो लोगों से गलतियां हुई हैं, उनके अकाउंट सस्पेंड हैं, और सेकंड या थर्ड वायलेशन आ गई है ड्रॉप शिपिंग की, और उनको अब कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही, तो उनके लिए भी एक खुशखबरी ये है कि वो लोग फर्नीचर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लिस्ट करें। वो अमेजोन उन अकाउंट्स पे सेल करने दे रहा है। ठीक है। जो लोगों का सेकंड ड्रॉपशिप वायलेशन आई हुई, उन्होंने कोशिश की खुलवाने की, और वो रीइंस्टेट नहीं हो पाया, और उन्होंने लेट गो कर दिया उस अकाउंट को कि भाई अब मैंने इस पे काम कर सकते, तो उन लोगों के लिए मेरा मशवरा है कि आप लोग उस अकाउंट को जो है वो ज़ाया ना करें। उस अकाउंट पे आप फर्नीचर रिलेटेड, जो फर्नीचर की कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हैं उसको लिस्ट करें, वो अमेजोन आपको सेल करने देगा, और उस तरह आप अपनी एक जो किचन इनकम है, और सेल्स ग्रोथ भी कर सकते हैं, जो किचन इनकम है उसको आप जनरेट आप कर सकते हैं।
बट फर्नीचर लिस्ट करते टाइम आप दोबारा वो मिस्टेक्स ना कीजिएगा कि आप उन्हीं वेंडर्स के पास चले जाएं जिन वेंडर्स की वजह से आपका पहले अकाउंट जो है वो सस्पेंड हुआ है, ठीक है। उसके अलावा रिव्यू मैनिपुलेशन होती हैं और भी काफ़ी सस्पेंशंस हैं। उन सस्पेंशंस का हल सीधा सीधा यही है, जिसको जिंदगी में पहली बार कोई सस्पेंशन आ गई है, ट्रैकिंग रेट की वजह से अगर सस्पेंशन आ गई है, लेट शिपमेंट की वजह से आ गया, तो आप लिख दें। उसमें भी आप जो है, अगर फर्ज करें आप लेट शिपमेंट आपकी बढ़ती जा रही है, आपसे प्रोडक्ट जो है वो लेट शिप हुए, ड्यू डेट में आपने शिप नहीं किए, तो उनमें भी आपके लिए यही मशवरा है कि आप जो है, अगर वो सस्पेंड हो गया अकाउंट, तो आप खुद अपील करें, ठीक है। मैंने ऐसे देखा है कि इतनी सी अपील के लिए लोग 500-500 डॉलर और 1000-1000 डॉलर चार्ज करते हैं कि जी ये इन अपील इन के लिए, जिनके लिए सिर्फ 2 लाइनों की आपकी अपील के लिए वो आपसे इतना चार्ज करते हैं। तो मेरी शुरू से ये कोशिश रही है कि आप जो है अपने मसलों को खुद हल करना सीखें, ठीक है। अकाउंट भी अपना खुद क्रिएट करें, अपनी पहली लिस्टिंग भी खुद करें, अपनी पहली सस्पेंशन को भी खुद डील करें, ताकि आप लोगों को जब ये खुद करना आएगा तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप ग्रो कर सकेंगे, अपने अकाउंट्स को ग्रो कर सकेंगे, अपने बिजनेस को। क्योंकि हमारा मसला इस टाइम को करोड़ों कमाना नहीं है, हमारा मसला तो इस टाइम सिर्फ एक किचन इनकम जनरेट करना है। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले आप अपनी किचन इनकम पे फोकस करें, और उसके बाद जो है वो बड़े जंप लगाएं कि जी अब मैंने बहुत सेल्स करनी है और बहुत मैंने उसका वो करना है, ठीक है जी। उसके बाद और हमारी कौन सी थी, ये मेरे ख्याल से जो भी कॉमन थी वो सारी मैंने कवर कर दी हैं। और ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन होती है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आपको जो आपके, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब फर्ज करें कि ये परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, फर्ज नज़र आ रही है परफॉर्मेंस। फर्ज करेंगे ये परफॉर्मेंस जो है ये मैट्रिसेस है, तो ये ओडीआर था जिसकी वजह से आप लोगों को मैंने बताया कि ये ओडीआर था जिसकी वजह से जो है आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है। तो ये था नेगेटिव फीडबैक से। अब दूसरा, मैंने शिपिंग परफॉर्मेंस में आ जाए अगर हम, लेट शिपमेंट, कैंसलेशन रेट, वैलिड ट्रैकिंग रेट, इन सिनेरियोज में भी अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होता है, तो तब भी आप अपील करके यही कह देंगे जी मैं पहले एक कैरियर, वो कैरियर यूज कर रहा था जिसको मुझे यूज नहीं करना चाहिए था, मैंने कैरियर चेंज कर दिया, और इन फ्यूचर जो मसले, जिन कस्टमर के साथ मसले थे मैंने हल कर दिए हैं, और इन फ्यूचर मैं क्या करूंगा, मैं उन कैरियर्स को यूज नहीं करूंगा जिसकी वजह से मसला है। तो उसमें भी आपका अकाउंट जो आप खुद रीइंस्टेट करवा सकते हैं, इजीली आपका रीइंस्टेट हो जाएगा। तीसरा, ये जो दरमियान में है पॉलिसी कंप्लाइंस, इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स है, ऑथेंटिसिटी है। ये मैंने ऐसे अकाउंट्स भी देखे हैं जिसमें 30-30, 40-40 आई हुई है लेकिन अकाउंट सस्पेंड नहीं हुए। आपने हमेशा अपना फोकस शिपिंग परफॉर्मेंस और कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस जो ODR है, इन दो चीज़ों को आपने हमेशा फिट रखना है, इन दो चीज़ों को हमेशा आपने अप टू डेट रखना है, इन दो चीज़ों पे हमेशा आपने फोकस रखना है कि ये चीज़ें खराब ना हो। उससे क्या होगा कि जब आपका कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन आ रही है, जिसकी जो आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट लिस्ट कर लिया जो ड्रॉपशिप फ्रेंडली नहीं था और आपको कंप्लेन आ गई है, तो सिंपल इज दैट आप उस प्रोडक्ट को डिलीट कर दें। वो यहाँ पे आपको शो करवाएगा और ये जो गुड की जगह यहाँ पे एट रिस्क पे आ जाएगा, बट यहाँ पे आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। अगर सस्पेंड हो भी जाए तो मैंने अभी तक इन इन चीज़ों की वजह से सस्पेंड होता अकाउंट नहीं देखा। बट अगर आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो जाए, तो आप जो है फिर आप अपील कर दें उनको, जी गलती से लिस्ट हो गया था, दोबारा अप्रूवल के बगैर लिस्ट नहीं करूंगा, वगैरह वगैरह, चलो ठीक है। और ये इसमें जो है ये पॉलिसी जो वायलेशंस हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस, ये आती रहती हैं, इनमें आप लोगों ने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। ये आए तो इसको छोड़ देना है। इस पे बाज़ औक़ात ये होगा कि जब आप इसको ओपन करेंगे ना, ये फर्ज करें यहाँ पे एक आपको आई हुई, ओपन करेंगे तो वो लिस्टिंग को रीइंस्टेट करने के लिए वो आपसे अपील मांगेगा कि ये लिस्टिंग जो है, इस पे हमें कंप्लेन आई है कि ये आपने ऑथराइजेशन के बगैर लिस्ट की हुई थी। तो इस ये लिस्टिंग अमेजोन कहेगा मैंने रिमूव कर दी है आपके अकाउंट से। अगर आपने इस लिस्टिंग को दोबारा करना है तो ये अपील करें इस लिस्टिंग के लिए। तो इस लिस्टिंग के लिए ऑब्वियसली वो आपसे डॉक्यूमेंट्स अपील में मांग लेगा कि वो मुझे दिखाएं कि आपने कहाँ ऑथराइजेशन लिया, ऑथराइजेशन तो नहीं लिया आपने।
तो आपने इस पे अपील नहीं करनी, आपने इस ब्रांड को, जिस ब्रांड की वजह से आया, आप इस ब्रांड को छोड़ दें। Amazon पे मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट के पीछे ना पड़ जाइएगा, आप उसको डिलीट कर दें, आप उस ब्रांड को ही, जो आपने ब्रांड लिस्ट किया हुआ उसको डिलीट कर दें, और अपने पास लिख के रख लें कि मैंने ये ब्रांड जो दोबारा नहीं करना। जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड्स है, कभी सैमसंग या एप्पल को ना लिस्ट कर लीजिएगा कि इतने बड़े ब्रांड्स को आपने लिस्ट नहीं करना, क्योंकि ये इंटरनेशनल बड़े ब्रांड्स हैं। बाकी क्राइटेरिया आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हमें ना हमारा ओडीआर ख़राब होगा, ना हमारी शिपिंग परफॉर्मेंस ख़राब होगी, और ना ही हमारी जो पॉलिसी कंप्लायंस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये हमें आएगी। लेकिन अगर आ भी गई तो इसमें आपने कोई एक्शन नहीं लेना, सिर्फ प्रोडक्ट लीड कर देनी है, और आपने उस ब्रांड को डिलीट कर देना जिस ब्रांड की वजह से आपको इशू आया। ठीक है जी। तो ये आपका यहाँ पे सस्पेंशंस का टॉपिक कवर होता है। इसके बाद हमारा टॉपिक है कि विच मार्केट प्लेस टू चूज एंड वाई। ठीक है। तो इसमें ये मैंने खुद रखवाया, ये इसलिए रखवाया कि हमने हमेशा डाइवर्सिटी पे ख्याल रखना है। हमने सबसे पहले तो हमारा जो फोकस है वो अमेजोन पे होना चाहिए, कि अमेजोन और ईबे ही क्यों क्यों क्योंकि ये आपको पहले भी बताया था कि अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, जहाँ पे आप सेलिंग और बाइंग मार्केट प्लेस है। ठीक है। तो जिसमें 300 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, और इनकी जो पॉपुलेशन है वो रशिया से भी जो है वो बड़ी है। ठीक है। जो एक्टिव 90% जो बायर्स हैं वो एक्टिव हैं, और इसमें सेल्स बहुत है। ठीक है। इसके बाद आपने जब अमेजोन पे आपने आ जाना, फिर उसके बाद ईबे, सेकंड ऑप्शन आपका ईबे होना चाहिए, आप लोग ईबे पे भी सेलिंग करें। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो ईबे पे भी जो है हम लोग इंशाल्लाह वोट के हम उसका लॉन्च करेंगे। इसके बाद सबसे पहले मेरी ट्राई होगी कि मैं यूएई के लिए लॉन्च करूं, क्योंकि यूएई में भी ड्रॉप शिपिंग हो रही है और बहुत अच्छी हो रही है। मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, और उसमें प्रॉफिट रेशियो भी ज़्यादा है। ठीक है। जो यूएई के जो रेजिडेंट हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, उनके लिए। ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक था कि हम एजेंसी कैसे बने और किस तरह एजेंसी की तरह वर्क करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे अंदर एक डाइवर्सिफिकेशन, जो भी समझदार बिजनेसमैन होता है उसको हमेशा मशवरा भी दिया जाता है, उसकी समझदारी है भी इसी में, कि हमेशा वो डाइवर्सिफिकेशन के साथ चले। वो क्या होती है? सबसे पहले तो अगर आपने एक अकाउंट बनाया और आपका अकाउंट वो अच्छे से रन हो रहा है, उसमें सेल्स अच्छी आ रही हैं, तो कभी भी आपने एक अकाउंट पर रिलाय नहीं करना है कि बस वही अकाउंट है, मैं इसी को ही लेकर चलूंगा और इसी को प्रॉपरली करूंगा। आप शुरू में उस अकाउंट को लेकर चलें, उसके बाद आपका फोकस होना चाहिए आप फिर एक और अकाउंट बनाएं, उसी डिटेल्स पे नहीं, आप किसी और की डिटेल्स पे, यानी कि और अकाउंट्स को करें। अपने जो पैसा आपने अमेजोन पे इन्वेस्ट किया है उसको हमेशा डाइवर्सिफाई कर दें अकाउंट पे। सपोज दैट आपने कोई $10,000 की इन्वेस्टमेंट की है, तो मेरा मशवरा ये होगा $5,000 की एक अकाउंट पे इन्वेस्टमेंट करें और 5,000 की एक, ताकि किसी भी वजह से, आपकी किसी गलती की वजह से कोई पॉलिसी नहीं आ जाती, आपको नहीं पता चलता, या आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, सस्पेंड होता है, और उस सस्पेंशन को कुछ टाइम लग जाता है, तो लेटर ऑन जो हमने जो हमारा जो कोशिश है किचन इनकम की, वो जनरेट होती रहे। वो कैसे जनरेट होगी? अगर आपका एक अकाउंट सस्पेंड होगा तो दूसरा आपका रनिंग में होगा, आपके एक्सपेंसेस पूरे हो रहे होंगे, आपको इतनी टेंशन नहीं होगी, आप उसको पीस ऑफ माइंड के साथ जो है उसको दूसरे को रीइंस्टेट करेंगे। तो सिमिलरली जितने ज़्यादा अकाउंट्स आप क्रिएट करेंगे, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदा है। इस तरह आप ग्रो भी करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी दे सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर कर सकेंगे, और आप ग्रो भी ज़्यादा करेंगे। ठीक है। ये तो होगी बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, कि आपने जो है अकाउंट्स जो है वो एक पर रिलाई नहीं करना, आप स्टार्ट एक से लें। जब आपको लगे कि आप अब अच्छा उस पर वर्क कर रहे हैं, आप प्रॉफिट उसमें जनरेट कर रहे हैं मंथली, तब आप एक और अकाउंट क्रिएट करें। ठीक है। अपने किसी भी रिलेटिव के नाम पर, या जिस पार्टनर के साथ आप काम कर रहे हैं यूएस या यूके में या कहीं पर भी, उसको कहें कि वो कोई और अकाउंट आपको अपनी फैमिली मेंबर के नाम पे या अपने फ्रेंड को दावत करें। मतलब आप इंक्रीज करें हमेशा इन चीज़ों को। दूसरी, मार्केट प्लेस डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट प्लेस डाइवर्सिफिकेशन ये है कि अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप एक पासपोर्ट से जो है, पाकिस्तानी पासपोर्ट से आप जो है
11 ममालिक में सेल कर सकते हैं। वो कैसे? जब आपने फर्ज करें यूएस का अकाउंट बनाया, यूएस का अकाउंट बनाने के बाद आप सिर्फ यूके में सेलिंग नहीं कर सकते, आप कनाडा में भी कर सकते हैं, आप मैक्सिको में भी कर सकते हैं। हम लोग कनाडा में भी कर रहे हैं, मैक्सिको में कर रहे हैं, जर्मनी बहुत अच्छी मार्केट, यूके से अच्छी, जो यूके से मतलब आप समझ लें सेल्स में ज्यादा मार्केट प्लेस है 29 बिलियन की, वो जर्मनी है। ठीक है। अब सवाल ये होता है कि हम परचेजिंग कैसे करेंगे और हम जो है डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में किस तरह सेलिंग करेंगे। तो अब जब आपने यूएस का अकाउंट क्रिएट किया तो आप उसके थ्रू जो है आप कनाडा में भी सेल कर सकते हैं और मैक्सिको में भी सेल कर सकते हैं। तो सपोज दैट आपने कनाडा क्लिक किया और आप कनाडा कैनेडियन जो है वो मार्केट प्लेस में एंटर हो गए। अब कनाडा में ड्रॉपशिप वायलेशन का पहले कोई सिनेरियो नहीं है, आप किसी भी वेंडर के साथ जो है प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, कस्टमर को पहुंचा सकते हैं। अमेजोन को कोई इशू नहीं है कि आप किसी भी वेंडर को यूज करें, कनाडा में भी मैक्सिको में भी। अमेजोन यूएस के अलावा आप किसी भी मार्केट प्लेस में सेलिंग करेंगे, उसमें आप जो मशहूर हमारे वेंडर्स है वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, इनको भी यूज कर लेंगे तो इनमें कोई मसला ड्रॉप शिप का नहीं आएगा। सिर्फ यूएस में ये मसला पिछले साल से शुरू हुआ है। ठीक है। अब जो आपका वॉलमार्ट, सैम्स क्लब जो है वो मैक्सिको में भी है, आपका वॉलमार्ट कनाडा में भी है। अब सवाल आ गया बैंक, किस बैंक में पैसे जाएंगे? जो बैंक आपने यूएस में दिया है वही उसी बैंक में पैसे जाएंगे। अब दूसरा सवाल ये है कि आप परचेजिंग कैसे करेंगे मैक्सिको में और आप क्या कहते हैं कनाडा में? तो जो आपका यूएस का कार्ड है वो आपको मैक्सिको के वॉलमार्ट पे भी वो चल जाएगा और सैम्स क्लब पे भी चल जाएगा और कनाडा के भी वॉलमार्ट पे जो है वो कार्ड आपका चल जाएगा। वहां पे जब आप परचेजिंग की तरफ जाएंगे तब जब आप बिलिंग इंफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे तब आप यूएस की वहां पे ऑप्शंस हैं। ठीक है। तो उसको आप यूएस के कार्ड, जो आपका यूएस के बैंक अकाउंट है उसी को यूज करते हुए आप कनाडा में भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, आप मैक्सिको में भी कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप यूके का अकाउंट बनाएंगे तो आप पूरे यूरोप में सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए भी जो बैंक अकाउंट है आपका वो यूके का यूज होगा। और आप जर्मनी में सेल कर रहे हैं तो जो आपका यूके का आपका बैंक अकाउंट का कार्ड था जो आप जिससे आप परचेजिंग करते हैं उससे आप जर्मनी में भी परचेजिंग कर सकते हैं। तो जो यूएस का कार्ड है, आप जो यूएस के बैंक का कार्ड है वो आपका जो है वो कनाडा में भी चल जाएगा, मैक्सिको में भी। जो आपका यूके का बैंक अकाउंट का कार्ड है वो जर्मनी में भी, फ्रांस, इटली, जो पूरे यूरोप है उस सब में यूज हो सकता है। तो आप इस तरह अपने बिजनेस को कितने ज्यादा गुना इंक्रीज भी कर सकते हैं और आपकी सेलिंग भी आप जो है वो इसको इंक्रीज कर सकते हैं और आप सोचें कि आप दिनों में ग्रो कर सकते हैं। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि पहले एक अकाउंट से, एक लिस्टिंग से, एक मार्केट प्लेस से स्टार्ट करें और जैसे जैसे हम ग्रो करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम अपनी मार्केट प्लेसेस को भी ग्रो करें, अपनी अपने जो है वो इन्वेस्टमेंट है या हमारा जो भी अकाउंट है उसको भी ग्रो करें। और इस तरह हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हमेशा जाएं। ना सिर्फ अमेजोन का बिजनेस, दुनिया में कोई भी बिजनेस है जब तक उसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती है तब तक आप एक रिस्क पर होते हैं कि आप सिर्फ एक ही इनकम स्ट्रीम पर रिलाई करें। कभी भी एक इनकम स्ट्रीम में रिलाई नहीं करना। तो आपने एक इनकम स्ट्रीम अगर आपको अमेजोन से आ रही है तो अमेजोन में भी तो कितनी डाइवर्सिफिकेशन है। आप मार्केट प्लेस डाइवर्सिफिकेशन अलहदा से है। फिर आप जो है क्या कहते हैं उसको, जब आपकी फिर अमेजोन के अलावा फिर अब जब अमेजोन पे पहले आपने डाइवर्सिफिकेशन ये किया, आपने मजीद अकाउंट बनाए, फिर आपने डाइवर्सिफिकेशन की कि आपने डिफरेंट उसकी जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, जो अलाउड कंट्रीज हैं उनमें सेल किया। इसके बाद जो आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे फिर आप अमेजोन के साथ साथ फिर आप ईबे पे भी सेलिंग करेंगे। ईबे का भी इंशाल्लाह आप लोग को सिखाएंगे, ईबे का भी लॉन्च करेंगे। ईबे पे सेलिंग करेंगे। जो डिटेल्स आपने अमेजोन के अकाउंट को बनाने के लिए यूज की थी उसी डिटेल को आप, उसी डिटेल्स के साथ आप ईबे का भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। हमने खुद क्रिएट किए हुए हैं, हमारे भी चल रहे हैं और इस तरह हमने डाइवर्सिफिकेशन की है। आपका माशाल्लाह बिजनेस इतना लूप में हो जाएगा कि आप बहुत जल्द इसके साथ जो है वो उसको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आप जैसे ही आपका जब आपने सेलिंग स्टार्ट कर दी है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मैं एक ही अकाउंट पे जो है या फिर मैं अकेला ही बैठा सिर्फ इन अपने पैसों के बारे में और इस चीज़ का ना सोचो। आप हमेशा कोशिश करें कि आप लोगों को रोजगार दें। आप ज़्यादा से ज़्यादा, अब द मोमेंट आपके ऑर्डर्स एक सर्टेन अमाउंट से क्रॉस हुए
आपका पहली कोशिश होनी चाहिए कि आप कोई किसी को हायर करें, उसको जॉब दें, वो आपके लिए आप काम करे, आपका काम बटे। ठीक है, और जितना आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे उतना काम बटेगा, उतने ज़्यादा लोग आप करें हायर करेंगे। और टीम वर्क से ही आप हमेशा ग्रो करेंगे। आप कभी भी एज ए इंडिविजुअल ग्रो नहीं कर सकते, आप हमेशा टीम के साथ ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और आखिरी चीज़, आपके जो क्लाइंट्स हैं उनकी सेटिस्फैक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट्स मीन के जो आप ऑब्वियसली जब आप एज अ सेलर ग्रो कर रहे हैं तो आपका फोकस होगा कि जो यूएस यूके में या यूएई में रहने वाले लोग हैं या फिर इनके अलावा कंट्रीज में रहने वाले लोग हैं, वो आपके एक रिश्तेदार हैं या आपने किसी तरह उनको कन्विंस किया कि वो आपके साथ बिजनेस करें, तो ऑब्वियसली उन दोनों की किस्मत जो है उसमें दोनों का रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। तो उस तरह मैं, मेरी नज़र में जब आप पार्टनरशिप करके बिजनेस करते हैं तो उसमें आप ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें, इन पे हमें फोकस करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए, लोगों को रोज़गार देने के बारे में सोचना चाहिए, इससे बरकत भी होती है। हम लोग मुसलमान हैं, हमें पता है कि इन चीज़ों से हमें हमें बरकत होती है। ठीक है, उसके अलावा अब आज हम आप लोगों ने देखा कि हम लोग सस्पेंशंस जो हमें आती हैं, हमने सारा प्रोसेस इसको लेकर चले हैं। इस प्रोसेस में हमने, मेरी कोशिश रही है कि पहले और आखिरी टॉपिक्स तक एक ऐसे अलाइन टॉपिक्स हों जिसमें जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए बिल्कुल ईजी रहे कि किस तरह बिजनेस को लेकर चलना है। और मुझे उम्मीद है कि जब आप मेरे सारे सेशंस जो जो लोग देख रहे हैं और बाद में भी जो लोग देखेंगे, वो देख के वो अपने आप को एक्सपर्ट ना सही बट वो इतना कह सकते हैं कि हमें पता है कि सेलिंग कैसे होती है। ठीक है जी, इसके बाद अगेन अब आप लोगों को थोड़ा सा बूट कैंप के बारे में मैं बता दूं, क्योंकि अभी मेरा पहला सेशन नहीं आ गया था। साथ ही लोग जो हैं वो बूट कैंप्स के बारे में जो है वो पूछने लग गए थे कि जी बूट कैंप कब शुरू हो रहा है, बूट कैंप कब शुरू हो रहा है, और हमें इतनी ज़्यादा इसकी क्वेरीज आई थी। तो हमारा जो ऑलरेडी 101 का जो है वो ऑलरेडी फुल है। तो जो लोग मज़ीद 101 की रिक्वेस्ट करें वो हमारे नेक्स्ट बैच में जो है वो इनरोल हो जाएंगे। अभी 101 का फुल है और पहले उनके 2-3 सेशन हो गए हैं। जो बाकी हमारे बूट कैंप स्टार्टअप है, प्रोफेशनल है और 101 है। ठीक है, ये हमारे 3 बूट कैंप जो हमने लॉन्च किए हैं। ठीक है, और हमने ये मद्देनजर रखा है कि इनके जो रेट्स हों वो ऑर्गेनाइज्ड हों, वो लोवेस्ट हों, सबकी अफोर्डेबिलिटी से, वो सबके अफोर्डेबल रेट्स हों, ताकि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमारी जो टीम है, हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनके एक्सपेंसेस जो हैं वो इजीली उसमें कवर हो सके और एक स्टूडेंट भी जो है वो जो है उसमें एक अच्छा सीख सके। तो हमारी कोशिश हमेशा से ये रहेगी कि जो स्टूडेंट भी हमसे स्टार्ट करेगा वो प्रॉपरली हर चीज़ का नॉलेज लेगा, और हमारी कोशिश होगी कि उसको पूरा लॉन्चिंग करवा कर दें उसके बिजनेस की, मतलब वो हमारे साथ साथ चले। तभी मैंने कहा है कि हमें वही लोग सिर्फ ज्वाइन करें बूट कैंप के लिए, वही लोग रजिस्टर करें जिन लोगों को इंटरेस्ट है और वाकई ही अपनी एक इनकम स्ट्रीम से जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये लिंक्स हैं। इसके अलावा जब आप ई कॉमर्स डॉट ई कॉम ड्रॉपशिप डॉट पी के स्लैश रजिस्टर पर जाएंगे, तब आप लोग देखेंगे कि उसमें सारा सिनेरियो है हमने दिया हुआ है ऑलरेडी। उसमें स्टार्टअप कौन किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, जो बूटकैम्प स्टार्टअप है, बूटकैम्प प्रोफेशनल किन लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, उनकी फीस क्राइटेरिया और उनके जो जो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी उसमें हम लोग सर्टिफिकेशंस भी देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सर्टिफिकेशंस क्यों है, जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों को ऐसे हम छोड़ने देंगे। आपको हम एक बकायदा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको एक सर्टिफिकेट देगी अगर आप उसको पास करते हैं। ठीक है, उस सर्टिफिकेट में क्या होगा कि आपको फिर हम इजाज़त देंगे कि अब अभी हमारे जो भी हमारा जो ग्रुप है फेसबुक का, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1500-1600 लोग ऐड हो गए हैं और इंशाल्लाह और ये मज़ीद ग्रो कर रहा है और डेली बेसिस पे हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही हैं इसको, और इसको मज़ीद हमारा ग्रो कर रहा है। इसमें जो फॉरेन के जो लोग हैं, जो यूएस यूके के लोग हैं, वो भी इसमें जो हैं ऐड हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। बट जिन लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और जिन लोगों ने यहाँ से क्लाइंट्स को गैदर करना है,
हम लोग एक तो बगैर ट्रस्ट के किसी को पोस्ट नहीं करने देते। तो जो लोग हमारे सर्टिफाइड होंगे वो लोग, तो हमें पता होगा ना कि हम उन लोगों की गारंटी दे रहे हैं कि ये हमारे सर्टिफाइड लोग हैं, इनको आता है, ठीक है, इनको पता है बिजनेस कैसे करना है, इन्होंने सीखा है, और हमने इनके साथ साथ असाइनमेंट्स भी इनको दी थी और इनसे एक फाइनल टेस्ट भी लिया था। वो टेस्ट अप्रूव हुआ है तो ये सर्टिफाइड लोग हुए हैं। और जो लोग सर्टिफाइड नहीं हो सके किसी वजह से, वो ज्वाइन नहीं कर सके, एनरोलमेंट उन्होंने कर ली थी, या फिर वो पूरा बूट कैंप लेने के बाद जो है वो ये कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई, तो ऐसा नहीं होगा कि उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा कि भाई हमारा कंप्लीट हो गया, अब आप लोग जाएं। उन लोगों को हम, हमारा जो अगला बैच होगा उसमें उसी फ्री इनरोलमेंट जो है उनको हम दोबारा करेंगे। जब तक वो शख्स जो है अगर वाकई उसमें सीखने की और इनकम स्ट्रीम जनरेट करने की चाहत है, तो वो लोग जो है उसमें दोबारा फ्री उनको हम इनरोल करेंगे अगले बैच में, ताकि वो सीखें। जो अगर उनको लगता है उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आया बिजनेस स्टार्ट करने का, तो वो दोबारा इस तरह सीखेंगे, ठीक है। और हम उनको इजाज़त देंगे कि वो हमारे ग्रुप में सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, और हम लोग खुद भी एक लिस्ट जारी करेंगे अपने स्टूडेंट्स की, जिनसे आप सर, क्योंकि हमें ऑलरेडी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि आप जो हैं ख़ास तौर में यूके में और यूएसए से जो हमें रिक्वेस्ट आती है कि आप हमें कोई ऐसा बीए दे दें, या फिर आप हमें ऐसा कोई लड़का या लड़की दें जो कि हमारे बिजनेस को हैंडल करें, बट इस बिजनेस में ट्रस्ट इश्यूज बहुत है, तो हम उस पर ट्रस्ट कैसे करें। तो उस ट्रस्ट इश्यूज की वजह से वो हम जैसी ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करते हैं और हमें वो कहते हैं कि हमें वैसे दें। तो ऑब्वियसली जो हमारे से सर्टिफाइड लोग होंगे वो इसमें जो है हम उनको रिकमेंड करेंगे। उसके अलावा भी जो लोग ग्रुप में पोस्ट करना चाहते हैं, फर्ज करें वो किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, वो एलएलसी क्रिएशन में, एलटीडी क्रिएशन में एक्सपर्ट हैं, या फिर सर्विस प्रोवाइडर में एक्सपर्ट हैं, उनको पहले से सब कुछ आता है, और वो लोग सर्विसेज को हमारे ग्रुप में ऑफर करना चाहते हैं, तो वो पहले हमसे कांटेक्ट करें। हम उनका पहले टेस्ट लेंगे कि वो वाकई ऑथेंटिक है कि नहीं, क्योंकि तो अगर लोग हमारे ट्रस्ट पे उन लोगों को हायर कर रहे हैं तो वी हैव टू नो कि वो वाकई ऑथेंटिक लोग है कि नहीं, ठीक है जी। सो आप इस लिंक पे जब आप जाएंगे तो इस तरह आप लोग जो है वो बूट कैंप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके अगर कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको कोई इशू है, तो ये नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल करके, इस पे मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं कि अगर आप लोगों को कोई भी इशू फेस आ रहा है, ठीक है। तो आज से हमारा जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है हमारे नेक्स्ट बैच के लिए। और ये बैच भी जो है हम लोगों ने लिखे हुए हैं कि स्टार्टअप में कितने लोग इनरोल होंगे, और तो इसमें लिमिटेड बैच होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक बैच में काफ़ी लोग जो हैं वो हैं। तो हमारा, हमने क्राइटेरिया किया है 20, 25 या 10 लोग होंगे जो कि एक क्लास में होंगे, ताकि सबको प्रॉपरली अटेंशन मिल सके, सब प्रॉपरली कर सके, क्योंकि ये कोई एजुकेशन से रिलेटेड हम कोई डिग्री नहीं करवा रहे हैं, ये हम आप लोगों को बिजनेस करना, अर्निंग करना सिखा रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारा मीटअप है। मीटअप का जैसे मैंने पहले भी बताया कि मीटअप में हम, हमारी ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज के साथ बात चल रही है, तो ओपन इनविटेशन होगा जहाँ मीटअप हो रहा है। तो आप जो लोग मीटअप्स करना चाह रहे हैं वो इस पे मैसेज कर दें, फिर आप लोगों को कांटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि हमारा सेकंड लास्ट है। कल हमारा लास्ट सेशन होगा, कल वाला सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे और पूरे सेशन का रीकैप करेंगे हम। जो हमारा पूरा सेशन है उसका हम लोग रिकैप करेंगे कि हमने पहले क्या किया, कैसे किया, किस किस टॉपिक्स को हमने कवर किया, उस पर भी डिटेल में साथ साथ हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि जिन लोगों का पिछले पीछे से कोई सवाल रह गया था सेशंस में वो भी साथ साथ क्लियर हो जाए, और इस तरह जो है वो उनका जो भी मसले मसाइल हैं वो साथ हल हो जाएं और वो प्रॉपरली बिजनेस करना सीख जाएं। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। फराज, आप अनम्यूट कर दें एक एक करके क्वेश्चन आंसर्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने ये हमें पूरा ये जो अभी तक चल रहा सिस्टम बड़ा अच्छा आपने हमें टीच किया, काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली। जी थैंक ये सर मैंने पूछना था, ये स्टार्टअप जो बूट कैंप है जी ये जी रियल अकाउंट हैंड ऑन बेसिस पे होगा, मतलब हमें रियल अकाउंट्स पे ये आप इसमें करेंगे, सिखाएंगे? जी जी, जो ये बूट कैम्प होगा इसमें
जो बूट कैंप्स हैं इसमें हम लोग टूल्स भी देंगे, जो प्रीमियम टूल्स हैं जिन लोगों को आपको खरीदना पड़ता है वो हम आप लोगों को खुद देंगे फ्री, यानी कि फ्री में आपको प्रीमियम टूल्स देंगे। और आप लोगों को रियल सेलर अकाउंट देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, कि ताकि आप लोगों को रियल, ताकि अगला आप लोगों ने क्रिएट नहीं किया हुआ और आपके पास खुद के पास सेलर अकाउंट नहीं है, तो हम आप लोगों को सेलर अकाउंट देंगे जिसपे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप लोगों को टूल्स देंगे, जैसे कि मैंने बताया था कीपा, आपको पेड टूल है वो आपको देंगे, ताकि आप लोग जो है कीपा के जरिए हंटिंग कर सकें। और प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो हमारी साथ साथ असिस्टेंस रहेगी, साथ साथ इन चीज़ों को हम लोग लेके चलेंगे। हमारे फिजिकल जिन्होंने क्लासेस लेनी है वो हमारा फिजिकल इंस्टीट्यूट में आकर ले लें, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास लेनी है तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस सेशंस ऑलरेडी चल रहे हैं, जिस तरह ये वाला चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो आप लोग जो है। राइट सर। सर जी जिस जिस इसमें ये है कि ये आफ्टर बूट कैंप एज अ वीए फिर आपको हम ज्वाइन कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एक इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट हैं और अगर हमें नज़र आता है कि आप वाकई इंटेलेक्चुअल है तो हम खुद आपको हायर कर सकते हैं। हमारे पास बहुत अकाउंट्स हैं, हम रेकमेंड आपको कर सकते हैं कि किसी पार्टनर के लिए आपको रेकमेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेरीज आती रहती हैं। और मेरे ख्याल लास्ट सेशन में भी किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम लोग अगर आपको कहें कि आप हमें किसी को रिकमेंड करें तो आप किसको रिकमेंड करेंगे, ठीक है। तो और उसके अलावा भी आप हमारे ग्रुप में भी, अभी भी हमारे ग्रुप में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मसले हैं, जिनको किसी ना किसी सर्विस के लिए कोई ना कोई चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर चाहिए या फिर वीए चाहिए या पार्टनर चाहिए। तो आप उसमें ग्रुप में हम आपको अलाउ करेंगे कि आप पोस्ट करें और हम बकायदा आपकी रिकमेंडेशन भी करेंगे। और जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो भी आपकी पोस्ट करेंगे। सक्सेस स्टोरीज की वजह से भी आप लोगों को बहुत लोग अप्रोच करेंगे, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। राइट सर, थैंक यू सो मच। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे ना दो तीन कंफ्यूजन है जो काइंडली मैं आपसे ना वन बाय वन पूछ जी लेता हूँ, जी प्लीज प्लीज, क्योंकि एक फर्स्ट एक ऑफ ऑल करके पूछें। जी सर, आपने कहा कि जब मैं कॉमर्स सस्पेंशन में जा रहा था कि ड्रॉप शिप वायलेशन, जी तो जी। हम तो बेसिकली एफबीएम कर रहे हैं, तो हम तो फिर वायलेशन में कैसे आएंगे? ड्रॉप शिप वायलेशन इज अगेंस्ट ऑफ अमेज़न। ड्रॉपशिप वायलेशन आती ही एफबीएम सेलर्स को है, ठीक है। वो कब आती है, जैसे अब आप, अगर आपने लिस्टिंग वाला हमारा वो सेशन देखा हो, अगर नहीं देखा तो आपको बता देता हूँ। वो इस वजह से आती है कि जब आप एक गलत वेंडर से आप प्रोडक्ट को प्लेस कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो, एक गलत वेंडर को, वो अपने जो प्रोडक्ट कस्टमर को भेजता है उसमें लेबल अपना करता है और इनवॉइस भी इंक्लूड करता है। तो ऐसे वेंडर्स को अमेजोन ने मना किया हुआ है कि ऐसे वेंडर्स को हमने यूज नहीं करना, यानी कि इस तरह से पैकेजिंग के साथ प्रोडक्ट कस्टमर को नहीं पहुंचानी, ठीक है। तो जब अमेजोन को पता चलता है कि वो इस तरह की पैकेजिंग में कस्टमर कस्टमर को गई हुई है, तो तब वो ये ड्रॉपशिप वायलेशन तब आती है, तब वो हमारे अकाउंट पर सस्पेंड करता है। और सर ये जो आप इनवाइसिस का बता रहे थे, इनवाइसिस मींस के अब लाइक मैं अब फर्ज करें जो मैंने अभी लर्न किया, जहां तक मैंने ऑलमोस्ट एक आधा में भी मिस किया, बाकी हमने ठीक है। ऑर्डर प्लेस कर दिया, हमें जी होगी, हमने कर दिया, वेंडर ने उसको पहुंचा भी दिया। अब जी। अगर वो हमसे अमेजोन ने डिमांड करा इनवाइसिस, तो हमारे पास तो इनवाइसिस ऑलरेडी कि हमने यहाँ से परचेज किया थर्ड पार्टी, तो ये अगर हम इनवाइस, तो इसमें थोड़ा सा बता दें कि इनवाइसिस कैसे आता है इश्यूज अकाउंट में। देखिए, इनवॉइसेस अमेजोन मांगता है कि हमें वो इनवॉइस दें जो आपने ऑथराइज्ड होलसेलर या ब्रांड की इनवॉइस हो। तो हमारे पास ऑथराइज्ड होलसेलर की नहीं, हम तो रिटेलर से बाय कर रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है। जबकि वो डिमांड करेगा कि या तो हमें हमें इनवॉइस दें जो कि ऑथराइज्ड होलसेलर की हो। तो हमने होलसेलर से तो प्रोडक्ट खरीदा नहीं, हमने तो रिटेलर से खरीदा, ठीक है। तो जिसकी वजह से फिर हमारे पास इनवॉइसेस नहीं होंगी, ठीक है। ठीक है, ये हाँ जी जी। मींस कि मैं उस सेंस में कह रहा था कि अगर हम वो इनवाइस दे दें, अगर हमने वेंडर से लिए, अगर नहीं नहीं, फर्ज वो कर में आता है इनवॉइस हम नहीं कि दे ये देखिए सकते। हमने। ये पहले 2-3 साल पहले ये चल जाता था, तब अमेजोन एक्सेप्ट कर लेता था। बट अब अमेजोन ने जब इस चीज को अब एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है ऑथराइज्ड होलसेलर हो, और हम वेरीफाई भी कर सकते हैं उस होलसेलर को कॉल करके कि ये वाकई प्रोडक्ट जो है आपने
जो इस सेलर ने आपसे प्रोडक्ट्स जो हैं ये खरीदी भी हैं, या फिर इसने फेक तो नहीं दे दी, क्योंकि फेक लोग भी बहुत जो लगा देते हैं ना, वो फेक एडिट करके इनवॉइस और वो कर देते हैं, तो अब अमेजोन बकायदा वेरीफाई भी करता है, तो अब ये ट्रिक्स नहीं चलते। सर और मेरा एक क्वेश्चन ये कि अगर लाइक अभी ईबे और अमेजोन, ईबे की ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस पॉलिसी है कि मींस कि उसमें ज्यादा टाइट सिस्टम होता है कि जैसे अमेजोन में होता है, ये मेरे इसमें। देखें, हर जो बड़ी मार्केट प्लेस है, हर मार्केट प्लेस की अपनी पॉलिसीज हैं, अपने रूल्स हैं। हम उनके मुताबिक चलेंगे तो हम एक सक्सेसफुल जो है एक सेलर की तरह हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ईबे की भी पॉलिसीज हैं, ईबे की ड्रॉपशिप वायलेशन ईबे में इतनी नहीं है। जो बाकी और भी पॉलिसीज हैं, ईबे में भी परफॉर्मेंस मैट्रिसेस हैं, उसको भी अगर आप 7 साल प्रॉपरली लेकर चलें तो उसमें भी आप ग्रो करेंगे। उसको नहीं लेकर चलेंगे तो ईबे भी सस्पेंड कर देगा अकाउंट, क्योंकि उसने जो उसके यूजर्स हैं, जो उसके बायर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है उन सेलर से जो ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है। सर और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा लाइक थर्ड और फोर्थ वायलेशन आ गई और ऑलमोस्ट के वो अभी उसको रीइंस्टेट कर रहा है अमेजोन, एक वर्स्ट सिनेरियो ले लेता हूँ जी मैं, जी जी जी। वर्स्ट सिनेरियो को नहीं कर रहा, हमारा ऑलमोस्ट उसमें फंड पड़े हुए हैं, तो ऑलमोस्ट वो ठीक ठाक फंड पड़े हुए हैं, तो वो उसको होल्ड कर लेंगे, तो फिर उस फंड को हम कैसे करेंगे वो फंड फर्ज फिर करेंगे, आपके जो फंड्स वो होल्ड पे चले गए और आप अकाउंट को रीइंस्टेट नहीं कर सके, और अमेजोन ने भी कहा कि अब मैंने रीइंस्टेट नहीं करना, आपने सारी कोशिश की, वो रीइंस्टेट नहीं हो सका, आपके फंड्स जो हैं वो अमेजोन नहीं रखेगा, वो वापस आ जाएंगे, बट 90 डेज के बाद। जो यूएस का लॉ है उसके मुताबिक जो है, यूएस का भी इंटरनेशनल लॉ है कि कोई भी मार्केट प्लेस जो है वो नाजायज आपके पैसे जो है 90 डेज से ऊपर नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि 90 डेज तक जो कस्टमर्स हैं उनको ये राइट होता है कि वो अपनी ट्रांजैक्शन को डिस्प्यूट कर सकते हैं, वो आपको कंप्लेन कर सकते हैं। 90 डेज के बाद एक कस्टमर जिसने आपसे प्रोडक्ट खरीदा, 90 डेज के बाद वो आप पे डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि जी मेरे पैसे वापस करो, मुझे प्रोडक्ट नहीं सही मिली, या इस प्रोडक्ट की वजह से मुझे कोई नुकसान हुआ है। तो 90 डेज के बाद क्या होगा कि आप अमेजोन को केस ओपन करके इसको कहेंगे कि जी 90 डेज पूरे हो गए। अमेजोन खुद भी रिटर्न आपको लिख के देता है कि अगर आप रीइंस्टेट ना करवा सके तो 90 डेज तक आपके फंड्स होल्ड रहेंगे। 90 डेज के बाद अगर उस दौरान आपके खिलाफ कंप्लेन्स आई, या फिर A to Z क्लेम आए, या आपको किसी को रिफंड करना पड़ा, या फिर हमें किसी को रिफंड करना पड़ा, तो उन पैसों से 90 डेज तक हम रिफंड करेंगे। जिन कस्टमर्स के साथ अगर आपने कुछ फ्रॉड किया, या जिन कस्टमर्स को प्रोडक्ट नहीं मिली या डैमेज मिली है और रिफंड करना पड़ गया, तो उन्हीं पैसों से वो रिफंड करेगा। 90 डेज के बाद अब अमेजोन भी जो है वो लायबल नहीं रहा कि उन पैसों से किसी को रिफंड करे, क्योंकि 90 डेज का सिनेरियो गुजर चुका है। तो उसके बाद वो आपके फंड जो है वो आपको वापस कर देगा। आप केस क्रिएट करेंगे, उसको कहेंगे जी 90 डेज कंप्लीट हो गए हैं, काइंडली मेरे फंड्स मुझे वापस करें, तो जो फंड्स बकिया अकाउंट में बचे होंगे वो फंड्स आपको वापस जो है वो ट्रांसफर कर देगा। ठीक है। जी नेक्स्ट। क्या हुआ? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जी वेलकम। और दूसरे नंबर में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इंटर्नशिप का भी वर्ड यूज किया था। इंटर्नशिप से ये पूछना है कि उन लोगों के लिए जो आपसे ट्रेनिंग लेंगे, या उन लोगों के लिए भी है जो कि वीडियो वगैरह देखी हुई है जिन्होंने, और या फिर जिन्हों को नॉलेज वगैरह भी है इस चीज का, तो उनके लिए भी है, या सिर्फ पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंटर्नशिप है? नई इंटर्नशिप जो है हम सबको ऑफर कर सकते हैं, जिन्होंने हमारा जी ये जी। सेशन भी लिया है। और फिर उसमें क्या होगा, देखें, जो पेड है, पेड का मतलब ये है कि वो सर्टिफाइड है। वो बिल्कुल। हमने उनको असाइनमेंट्स दी, साथ साथ हमने उनको साथ साथ रिव्यू दिया, जी रिव्यू जी। किया, सॉरी। और हमने बूट कैंप कंप्लीट, जब हमारे सारे सेशन कंप्लीट हो गए, हम फिर फाइनल टेस्ट भी लेंगे उसका, कि वो बिल्कुल। वाकई उसने कुछ सीखा है नहीं सीखा है। क्योंकि अगर आगे वो सर्विसेज ऑफर करेगा और हमने उसको ऐसे ही जी जी। सर्टिफिकेट दे दिया है,
तो ये तो हम्म। इसमें तो फिर अगले का नुकसान है ना, और हाँ, हमारा भी है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदनाम होता है, बिल्कुल हाँ सही जी बात है। बिल्कुल। तो इस वजह से वो उन लोगों का तो हमें ऑलरेडी पता होगा, तो जिनका हमें नहीं पता फिर उनका हमें टेस्ट जी लेना जी। पड़ेगा कि वाकई ही वो सर्विसेज को जो ऑफर करने हम्म। के लायक हैं, मतलब उनके पास इतनी नॉलेज एक्सपीरियंस है कि वो कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने यही बात की है कि ये ओपन है, सर। जी कोई जी। भी सर्विस ऑफर कर सकता है, बट हाँ वो अगर, क्योंकि हमारा ग्रुप है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो जितने एक्टिव बिल्कुल। उसमें यूजर्स हैं, हमारी जिम्मेदारी है। तो वो हमें हम्म। फिर कि हमसे रब्ता कर ले तो हम बिल्कुल उसको असिस्ट कर देंगे। सर देखे ना, अब वीडियोस वगैरह तो बहुत सी मिल जाती हैं, देख भी लेता है इंसान, अब काम भी आ जाता है। मिसाल के तौर पे जी अगर मैं हूँ, जी। मैं कहता हूँ कि जनाब मैंने वीडियो देखी हुई है, अगर आप मुझसे कोई सवाल करते हैं, मैं रटा हुआ लगा हुआ है कि फलां इस तरह करोगे, इस तरह करोगे, वो हो जाएगा। एक जी प्रैक्टिकल अप्रोच जो होती है हाँ वो जी नहीं है। तो उसके लिए तो मतलब कोई ना कोई तो किसी ना किसी सीनियर का तो हाथ पकड़ना होता है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल इसलिए पकड़। जी जी। तो यानी कि इंटर्नशिप के लिए फिजिकल इंटर्नशिप ही होगी अगर होती है तो। हाँ जी बिल्कुल, फिजिकली इंटर्नशिप भी होगी। जी जी, चलिए ठीक हाँ है, जी, थैंक यू सर। मैं मोर एवर आपकी टीम से रब्ता कर लूंगा। थैंक जरूर जरूर। थैंक यू। यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा ये सवाल था कि मैंने सुना है कि ना अमेज़ॉन जब न्यू सेलर की पेमेंट 15 दिन में रिलीज नहीं करता, किसी की 1.5 महीने में, किसी की 1 महीने, किसी की 2, मैक्सिमम 3 महीने तक भी रख लेता है एज अ फिक्स सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने पास, और वो तब भी फुल अमाउंट रिलीज नहीं करता, 40 to 50% रिलीज करता है। तो ये क्या बात सही है? हाँ जी, बात ठीक है। फुल अमाउंट कभी भी अहमद, जब तक आपकी सेल्स आ रही हैं और जब तक आपकी सेलिंग चल रही है, तब तक अमेजोन 15 डेज के बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 70% जो आपकी पेमेंट रिलीज कर देगा, और बाकी जो 25 to 30% वो होल्ड पे रखेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो होल्ड पे रखी जाएगा और आपको वापस ही नहीं करेगा, वो अगले 15 डेज के सिनेरियो में वो पेमेंट वापस कर देगा और जो नेक्स्ट सिनेरियो आएगा उसको होल्ड में रख लेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेजोन होल्ड पे उन पेमेंट्स को क्यों रखता है और साथ साथ रिलीज भी करता रहता है। वो इसलिए रखता है कि फर्ज करें कि अब आपके 15 दिन में जितने ऑर्डर आपने फुलफिल किए वो डिलीवर हो गए। अब 15 दिन के बाद फर्ज करें अगर आपको अमेजोन पूरे फंड्स आपको दे देता है और पीछे से कोई कस्टमर रिटर्न कर देता है प्रोडक्ट को, या फिर उसको डैमेज मिलती है, उसको रिफंड करना पड़ जाता है, तो अमेजोन कहाँ से रिफंड करेगा? अमेजोन अपने आप से उसको रिफंड अपने फंड्स के थ्रू नहीं करेगा। वो आपके थोड़े से फंड्स अपने पास रिजर्व इसलिए रखता है कि उन फंड्स के थ्रू उनको रिफंड करेगा। अगर रिफंड ना करना पड़ा तो नेक्स्ट 15 डेज में उसको उन्हीं फंड्स को रिलीज कर देगा, और जो अगले ऑर्डर्स होंगे उनमें से कुछ फंड्स रिजर्व रख लेगा। ठीक है, वो थोड़े से फंड्स होते हैं, वो ज़्यादा नहीं होते हैं, और वो उससे आपके बिजनेस को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और वो फंड साथ साथ रिलीज होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो फंड्स उसने रखे हुए हैं तो वो अब फंड्स पड़े ही हैं और वो पता नहीं कब आ रहे हैं। ठीक है, जब तक आपकी सेल्स चल रही हैं वो कुछ अमाउंट को हमेशा रिजर्व रखेगा, ताकि जिनको मैंने रिफंड करना है वो उस अमाउंट से रिफंड कर। ठीक है। जी जी, सही। अच्छा, मतलब न्यू सेलर को भी स्टार्टिंग के 15 दिन में वो 70% पेमेंट रिलीज कर देता है? न्यू सेलर हो या ओल्ड हो, ये अप्रोक्सीमेटली 2016 तक, 16 या 17 तक इस तरह था कि वो पूरे फंड रिलीज करता था। उसके बाद से इसकी पॉलिसी चेंज हुई और इसने फिर ये डिसाइड किया कि कुछ फंड्स जो है ना वो सेलर के रिजर्व रखे जाएं, ताकि अगर किसी को रिफंड करना पड़े तो मैं उस फंड से रिफंड करूं, मैं अपने पैसों से रिफंड ना करूं। ठीक है। अच्छा, दरअसल मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी ना शुरू किया था उन्होंने तो ना उनकी पहली पेमेंट जो है हम्म। 24 दिन बाद रिलीज हुई है, और एक की 1.5 महीने बाद रिलीज हुई है जी, पहली पेमेंट। तो ये इसलिए कंफर्म करना चाह रहा था कि ये जो पहली पेमेंट है, ऐसा होता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे होता है। जब आपकी आपने नई नई सेल स्टार्ट किया, अपने पहली पेमेंट जो आपकी है, वो हो सकता है आपको 15 दिन बाद ना मिले। जो नेक्स्ट बिलिंग, जो नेक्स्ट साइकिल आएगा ना, यानी कि 15 दिन गुजर गए तो जो अगला 15 दिन की जो डेट आएगी उस डेट में वो रिलीज कर देगा। वो भी इस वजह से करता है कि आप नए सेलर हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए
कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपको साथ साथ वो जज कर रहा था, तो इस वजह से वो आपके फंड्स होल्ड कर लेता है। बट वो फंड्स फॉर एवर होल्ड नहीं होते, वो साथ साथ रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप और सर ओल्ड एक सेलर, सवाल था कि अगर फर्ज करें अगर आप ओल्ड सेलर हैं, ठीक है, पुराने सेलर हैं, हम्म आप सालों से सेल कर रहे हैं और आप यकदम सेल्स को ना रोक देते हैं, बंद कर देते हैं, और आप 3-4 महीने सेल्स नहीं करते, ठीक है, उसके बाद आप दोबारा जब सेल स्टार्ट करेंगे तब भी पहले 15 दिन में अमेजोन फंड्स को रिलीज नहीं करेगा, वो अगले 15 दिन में करेगा, ठीक है, ये उसकी पॉलिसी है। ठीक है। अच्छा, और मैं एक सवाल ये था कि यूके में मैं ईबे से ड्रॉप शिपिंग कर सकता हूँ? ईबे टू अमेजोन? जी, ईबे टू अमेजोन यूके में। वैसे तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप बाकी लोगों के साथ compete नहीं कर पाएंगे कि या तो ईबे से जिससे आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो आपको 2 से 3 दिन में डिलीवरी दे दे, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम उस वेंडर से, उस रिटेलर से प्रोडक्ट को परचेज करें जो कम से कम भी 3 से 4 दिन के अंदर, या 5 दिन के अंदर डिलीवर कर दे, क्योंकि हमें ट्रैकिंग भी जल्दी चाहिए होती है, क्योंकि हमारी ड्यू डेट आ गई होती है, और हमें डिलीवरी भी जल्दी चाहिए होती है, ठीक है। तो ईबे पे क्या होता है, ईबे पे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो जब आप सेलर से परचेज करेंगे तो सेलर्स ने अपना टाइम जो है वो एक एक 2-2 हफ्ते का दिया हुआ है, कि 1 हफ्ते बाद डिलीवर होगी, या 15 दिन बाद, या 10 दिन बाद डिलीवर होगी। तो वो हम शायद अपनी जो हमारा हैंडलिंग टाइम है उसके साथ हम compete ना कर पाए, और ईबे हमारे लिए एक रिलायबल जो है वो सोर्स ना रहे, ठीक है। इसलिए मैं ईबे रिकमेंड नहीं करूंगा, और भी बहुत सारे रिटेलर्स हैं, आप उनसे ड्रॉपशिप करें। ठीक है जी, नेक्स्ट। क्या नाम है? जी, भगवान दास। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, सबसे पहले तो एज यूजुअल आपको थैंक यू करना पड़ेगा, आपकी एफर्ट्स की वजह से जो आप चीज़ें कर रहे हैं। और दूसरा सर, एक जो अभी फॉर एग्जांपल फ्री कोर्सेज हमने ले लिए, तो आप क्या रिकमेंडेड करेंगे, हम प्रोफेशनल की तरफ जाएं या दोबारा से स्टार्टअप कोई जो बूट कैंप है उसको अवेल करें हम? जी, जिन्होंने फ्री बूट कैम्प लिया है और वो ये समझते हैं कि उन्हें वाकई, क्योंकि उन्होंने कुछ, उनको चाहिए कि कुछ प्रैक्टिकली भी आपने देखा होगा ना कि वाकई प्रोडक्ट हंट ऐसे होती है, अकाउंट ऐसे क्रिएट होता है, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आप लोग स्टार्ट करें। बट अगर आप लोगों को फील ये हो रहा है कि अभी भी आपको पूरी नॉलेज नहीं आई है, और आप को लगता है कि आपको पूरा अभी आप खुद से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो अब आपकी मर्जी, अब दोबारा स्टार्टअप में आ जाए, ठीक है। जो प्रोफेशनल है वो ज़्यादातर उन लोगों को रिकमेंड है जो ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं, सेल्स को ग्रोथ करना चाह रहे हैं, जो एजेंसीज हैं वो अपने सेल्स को ग्रो करना चाह रहे हैं, या उनको इश्यूज आ रहे हैं, या उनको लगता है कि उनका लैक ऑफ नॉलेज है, और वो अब ग्रो करना चाह रही हैं, अपने सिस्टम को एक्सपैंड करना चाह रही है मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस में। तो ज़्यादातर मेरी रिकमेंडेशन प्रोफेशनल की उन लोगों के लिए है। बट जिन लोगों ने स्टार्ट ले लिया और वो ग्रो करना चाह रहे हैं वो भी प्रोफेशनल की तरफ आए। जिन लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट नहीं लिया है और वो अभी भी समझते हैं कि कुछ कमी है, वो स्टार्टअप की तरफ आए, ठीक है। चले, ये तो सही हो गया। तो मेरे ख्याल में जो अब मुझे ट्रैक समझ में आ रहा है वो ये कि फॉर एग्जांपल अभी हम स्टार्टअप से शुरू करें हाँ जी, जो बूट कैंप का है, और फिर मार्केट वैल्यू फॉर एग्जांपल अभी नेक्स्ट आपका यूएई का भी है या बिल्कुल कुछ बिल्कुल और चीजें, तो वो हम उसको उस हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप स्टार्टअप से स्टार्ट करें। और ठीक है, दूसरा तो मेरे ख्याल में फिर ये जो भी मसले होंगे, फॉर एग्जांपल एक ही कंप्यूटर से यूज करना है, एक ही नेटवर्क से अकाउंट, तो ये अब हम वैसे ही स्टार्टअप में लेंगे तो ये सारी चीजें अब वहीं से क्लियर हो जाएंगी हमें। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि साथ में आपको टूल्स भी देंगे और अकाउंट्स देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसमें आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा इन चीज़ों का। ठीक है। अच्छा, ये कब से सर, किस डेट से स्टार्ट होंगे, क्योंकि वो स्लॉट्स लिमिटेड है, तो हमें भूल नहीं जाइएगा मेहरबानी करके, ऐसा नहीं हमें मैसेज आ जाए कि स्लॉट्स फुल हो गई हैं और आप एलिजिबल नहीं है। तो नहीं, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारा फ्री का बोर्ड कैम्प जो है उसको ज्वाइन कर रहे हैं और साथ साथ चल रहे हैं, उनको मेरी रिकमेंडेशन है कि वो साथ रजिस्टर करके हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि आपका फ्री बोर्ड कैम्प भी हमने कंप्लीट किया है साथ, तो सर हम मैं सबसे पहले मैसेज उन पहली स्टूडेंट्स फुर्सत को में ही लें। कर दूंगा, लेकिन ये कि बस हमें भूल नहीं जाइएगा आप नहीं सर। नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं, आप, आपको नहीं हम भूलते। चलें, ठीक है, मेहरबानी सर। बस इंशाल्लाह मेरी जो है ना वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कल तक मैं कंप्लीट करके चलिए, आपको व्हाट्सएप पे जो है ना वो मैसेज कर ठीक है, देंगे सर। ठीक है, डोंट वरी अबाउट। थैंक यू सर। ठीक, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़, जी नहीं।
जी जी कासिम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने आपसे पूछना था कि ये इसकी लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की, और क्लासेस स्टार्ट कब से होंगी? जी ये हमारी कोशिश है कि ये मार्च की 10 या 12 तक जो है इसको स्टार्ट कर दें। ये आज या कल में ही पोस्ट आ जाएगी, लग जाएगी हमारे ग्रुप में भी और पेज में भी कि फाइनल डेट क्या है। आज से हम लोग रजिस्ट्रेशन जो मैंने, क्योंकि मैंने अनाउंस करना था आज, तो मैंने आज से अनाउंस कर दिया कि रजिस्ट्रेशन जो है आप लोग अपनी करना शुरू कर दें। और इसको हद हम जो है ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, हद मार्च की 10 तारीख या 12 तारीख तक इसको स्टार्ट कर दें, क्योंकि ठीक, सही है। ऑलरेडी आपके वीक ऑफिस चल में, रहा है तो मिक्सअप ना हो जाए इस वजह से करें। आपके ऑफिस में ये सर ये होगा? जी जो फिजिकल क्लासेस लेना चाह रहे हैं हमारे ऑफिस में अवेलेबल हैं, जो ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर, ये पूछना था। जी वेलकम। जी नेक्स्ट। जी मोहम्मद नईम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ऐसा कोई तरीका है कि इनवॉइस को अरेंज किया जा सके? तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको या तो कोई अच्छा सर्विस प्रोवाइडर मिल जाए, वो आपको इनवॉइस दे देगा, या फिर आप अगर देखें इनवॉइस हमें क्या, इनवॉइस हमें समझना चाहिए इनवॉइस है क्या। हमें इनवॉइस चाहिए एक ऑथराइज्ड होलसेलर की। तो फर्ज करें कि अगर आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे थे और वो प्रोडक्ट आपको एक ऑथराइज होलसेलर से भी मिल गई है, तो आप उससे प्रोडक्ट खरीद लें। बट फिर भी वो प्रोडक्ट खरीदेंगे ना जब, तो उसकी इनवॉइस आ जाएगी आपके पास, तो वो इनवॉइस सबमिट कर दें। बट उसमें भी जो डेट है, फिर डेट आपको चेंज करनी पड़ेगी एडिट करके, क्योंकि आपके ऑर्डर्स फर्ज करें आए थे 10 तारीख को और आपने इनवॉइस ली है 12 को, तो अमेजोन कहेगा कि आपने ऑर्डर तो फुलफिल 10 को कर दिए थे और आपकी इनवॉइस की डेट बता रही है कि आपने प्रोडक्ट तो 12 को खरीदे हैं। तो उसकी वजह से फिर आप अमेजोन आपकी इनवॉइस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आप इनवॉइस लेने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपने कोशिश करनी है कि वो प्रोडक्ट्स जो हैं जो इनवॉइस में आपने क्वांटिटी लिखी हुई है, वो क्वांटिटी जो है वो जितनी क्वांटिटी आपने सेल करने के लिए अमेजोन पे लगाई हुई थी या सेल की है उससे ज़्यादा हो और उससे पहले डेट की हो, क्योंकि हमने ये दिखाना है ना कि हमने पहले प्रोडक्ट इससे खरीदे और फिर अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे सेल किए। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप अरेंज नहीं कर पा रहे तो आप अमेजोन से जो है वो अपोलोजाइज कर लें, या फिर आप एक सर्विस प्रोवाइडर एक अच्छा सा हायर करें जो आपके लिए काम कर सके। उसने भी यही करना है कि वो आपके लिए फाइंड करेगा एक अच्छी इनवॉइस, एक अच्छा होलसेलर जिससे वो इनवॉइस ले सके और वो इनवॉइस जो है वो सबमिट कर दे। तो सर अगर इनवॉइस सबमिट करके अकाउंट रजिस्टर्ड हो भी जाता है तो फिर हम उस एसेंट को दोबारा भी सेल करना अलाउ होगा या फिर हमें वो लीव बिल्कुल करना बिल्कुल पड़ेगा? बिल्कुल अलाउ होगा, क्योंकि आपने प्रूफ दे दिया। जब आपने प्रूफ दे दिया तब कोई टेंशन वाली बात नहीं है और ना ही दोबारा अमेजोन आपसे पूछेगा। वो इनवॉइस वो तो वो उस असाइन जो है एसेंट उसकी को हम सेलिंग दोबारा कर। सेल कर सकते हैं? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और सवाल था, ये जो फिजिकली सप्लायर होते हैं सर, ये किस तरह हेल्प करते हैं ड्रॉप शिपिंग में हमारी? फिजिकल सप्लायर्स कैसे मतलब? जी सर, जो मतलब हमारी मर्जी के मुताबिक हमारी पैकिंग करते हैं तो हम उनको ऑर्डर डेली के देते हैं तो वो फुलफिल करते रहते हैं। वो मैं समझा नहीं आपकी बात, अब दोबारा मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा। सर किसी ड्रॉप शिपर से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि हमारे फिजिकली सप्लायर हैं जो जिन्हें हम ऑर्डर अपने दिन के देते हैं तो वो आगे हमारी मर्जी के मुताबिक पैकिंग करते हैं और वो कस्टमर को अच्छा शिप प्रेप करते सेंटर की रहते हैं। बात कर रहे हैं आप, जो प्रेप सेंटर्स हैं जिनको तो आप प्रोडक्ट भिजवा जी देते सर। हैं, वो फिर उसका लेबल चेंज कर देते हैं और उसके बाद वो फुलफिल कर देते हैं आपके ऑर्डर को, उनकी बात कर रहे हैं? जी सर, तो ये रिकमेंड है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल रेकमेंड है। बट इसमें सिनेरियो ये है कि फर्ज करें कि ये मुझे भी काफ़ी इसकी ऑफर्स आई हैं और मैंने भी इस पे काफ़ी वर्क किया है कि अगर हम खुद जी अपना एक वेयर हाउस वहाँ पे क्या कहते हैं रेंट आउट करें, रेंट पे वेयर हाउस लेके फिर जी उसमें अपनी टीम को एक को हायर करें यूएस में, और इस तरह हम करें। अब उसमें क्या होता है कि आपको कम से कम भी $1 से $2 आपकी कॉस्ट आएगी, एडिशनल कॉस्ट, जो आप लेबलिंग करेंगे। ठीक है, फर्ज करें अगर आप सैम क्लब से आप प्रोडक्ट लेते हैं और आप वेयर हाउस में भिजवाते हैं, पहले वो वेयर हाउस में गया, जी आपने अब उसकी लेबलिंग सही करनी है। है अब, या फिर आप किसी से करवाते हैं, तो $1 से $2 तो वो लेबलिंग का आपसे चार्ज करेगा।
और दूसरे नंबर पे जब वो प्रोडक्ट आप किसी कस्टमर के एड्रेस पे शिप करेंगे तो वो शिपिंग चार्जेस वो अलहदा से पड़ेंगे। तो ये 4, 5 या 6 डॉलर का इजाफी जो है वो एक्सपेंस है, ठीक है। अगर तो इस एक्सपेंस के बाद भी आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और आपको प्रॉफिट में है, तब ये रिकमेंडेड है। लेकिन अगर उसके बाद आपकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, आप वो कर ही नहीं पाएंगे, तब वो रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। जी सर, चलो सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सर। हाँ जी, वैसे आप कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं है, बल्कि और अच्छी चीज़ है। जी अफसार। जी ना। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि ये जो बूट कैंप्स हैं आपने स्टार्ट किए हैं, हम्म। तो क्या इसकी जो ऑनलाइन क्लासेस आप जिस तरह ले, आप एक तो फिजिकल क्लास ले रहे होंगे, तो क्या जो हम सब्सक्राइबर हैं उनके लिए कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे या उसी टाइम पर हमें भी मौजूद होना होगा? नहीं, जो जो बोट कैम्प के सेशन है वो अच्छा आपने याद दिला दिया, वो रिकॉर्डेड नहीं होंगे। जो बूट कैम्प के सेशंस हैं, जो हमारे पेड सेशंस हैं, वो रिकॉर्डेड नहीं होंगे। वो सबको, क्योंकि हमने ऐसे स्टूडेंट्स को सिखा के और उसको बाद में रिकॉर्डेड दे देना, क्योंकि हमने तो लेनी है स्टूडेंट की जिम्मेदारी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो उसके उसका क्राइटेरिया सबसे पहले वो यही होगा कि वो जो है सारी क्लासेस अटेंड करेगा और सारी क्लासेस लेगा। उसके लिए कोई भी जो है वो रिकॉर्डेड सेशन उसके लिए नहीं होगा, ठीक है। सर उसकी टाइमिंग वगैरह या वो बता सकते वो हैं? भी सारा कुछ डिसाइड हो जाएगा जब बैच स्टार्ट होने वाला होगा। तो जैसे फर्ज करें अगर हम 10 को बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो 10 से 2 दिन पहले जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो टाइमिंग स्केड्यूल और सब कुछ जो है वो बता दिया जाएगा। उसके अलावा जो लोग ये रजिस्टर के लिंक पे जाते हैं, तो हर कोर्स के नीचे उसकी एक आउटलाइन का ना, कोर्स आउटलाइन का लिंक दिया हुआ है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तब आपको साथ साथ ये भी उसमें हमने स्लाइड्स ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं कि हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे और वो कितने सेशंस में होगा। तो वो भी आप लोग साथ उसको देखिएगा, ठीक है। सर इस चीज को थोड़ा सॉर्ट आउट कर देंगे, क्योंकि तकरीबन ज्यादातर दोस्त मतलब पार्ट टाइम कोई ना कोई काम करते हैं, तो वो टाइमिंग का जी थोड़ा जी, इशू हो सकता है। आप जैसे जिस कि तरह देखें, जब हमने ये फ्री बूट कैंप करना था तो हमने एक ऐसा टाइम डिसाइड किया कि जिस टाइम पे लोग जो हैं, क्योंकि मेरी टीम ने मशवरा दिया था कि हम सिर्फ वीकेंड पे ना करें, हम एक ट्यूसडे को कर लें और एक फ्राइडे को कर लें। तो तब जो मैंने उनको ये कहा था कि हम वो टाइम और वो डेट या वो डे डिसाइड करें जिस पे जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिन लोगों के पास टाइम लिमिटेड है, वो लोग इजीली ज्वाइन कर सकें। तो जो हमारे सेशंस होंगे उनकी भी टाइमिंग हम इसी तरह की ही रखेंगे, जिस टाइम में वो इजीली ज्वाइन कर सकें, और दिन भी ऐसा ही मखसूस रखेंगे जिस डे में वो इजीली इसको ज्वाइन कर सकें, ठीक है। जैसे ये वाला सेशन आपने ज्वाइन किया, इस टाइम ना तो कोई जॉब है और वीकेंड है ऊपर से, सैटरडे आज, ठीक है। जी सर। सर मतलब आप उनके लिए इतना तो कर सकते हैं ना कि फर्ज करें कि आज एक बंदा मिस कर गया तो उसको कोई वो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाए दूसरे दिन, ये चलें कोशिश करेंगे, बट ताकि स्टिल जो मतलब है वो हम। कुछ इस तरह के सिनेरियो आप सेटअप कुछ इस तरह का बनाएं ताकि हर बंदे की क्लास भी पूरी हो जाए और वो आखिर में सर्टिफिकेशन के लेवल तक जाके खुद को प्रिपेयर कर सके। ठीक है, भले वो ठीक। खुद उस वक्त क्लास में मौजूद ना भी हो, दूसरे हम्म। दिन वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन के उस चीज को मतलब डिस्कस कर ले आपसे, और आखिर तक वो पेपर के जो सर्टिफिकेशन है उस तक पहुंच जाए वो। ठीक है, जो जिस स्टूडेंट का अगर किसी वैलिड रीजन की वजह से उसका सेशन रह जाता है, अव्वल तो वो हमें पहले इन्फॉर्म कर देगा। अभी भी इस तरह ही होता है, वो पहले इन्फॉर्म कर देता है। उसको बाद में प्राइवेटली जो है हम लोग उसको गाइड कर देते हैं, या जो ट्रेनर होता है वो उसको प्रॉपर जो है ना अलहदा से फिर गाइड कर देता है कि हमारे आज के सेशन में क्या कुछ हुआ था। तो ये हम उसके लिए इतना ईज कर देते हैं कि एंड पे जाके उसको फिर टेंशन ना हो, ठीक है। जी सर, मेरी दरअसल कुछ इस तरह का जॉब सेटअप है कि मैं अभी भी 14 घंटे की ड्यूटी करके आया हूँ, तो और साथ साथ खाना खाया है, और साथ में ये चले, आज उम्मीद है का सेशन। इंशाल्लाह आपकी जो है ये इतनी ज्यादा ड्यूटी से जान छुट जाए और आप बिजनेस पे फोकस करें। सर ड्यूटी छोड़ने वाली नहीं है। छोड़ने और वाली कल नहीं भी है। छोड़ने वाली नहीं है सर। नहीं और कल भी इसी तरह कल। अगर आप बिजनेस से ड्यूटी के हिसाब से ट्रिपल अर्न कर लें, जो कि आजकल हम जो हमारे पाकिस्तानी है माशाल्लाह वो अर्न भी कर रहे हैं,
छोटा सा बच्चा जो है वो फ्रीलांसिंग करके अमेजोन ईबे पे सेल करके वो लाखों रुपए वैसे ही महीने का बना रहा है, तो उसको क्या जरूरत है जॉब करने की। सर ये भी इसको चार्मिंग वाली बात समझ लें, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा चले, और कल भी ठीक है ठीक, जाके गवर्नमेंट जॉब तो ड्यूटी नहीं है पर, आपकी। कल भी जाके जी सर ऐसा ही समझे। बस ठीक है, तभी आप चिपके हुए हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब है। और सर लाल बत्ती वाला इशारा जो है, तो जो लास्ट सेशन है जैसा आप बता चले रहे हैं कि कल ठीक, के सेशन में हम उसको सारा सम अप करेंगे। थैंक यू सर, बड़ा लाभ, थैंक्स। थैंक यू जी। नेक्स्ट। जी कमलेश। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था आपसे कि एज ए न्यू सेलर, या अगर हम कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहें तो जी आप कौन सी मार्केट सजेस्ट करेंगे कि यूएसए से स्टार्ट किया जाए या यूएसए से स्टार्ट किया जाए? अगर आप एक लिमिटेड लोएस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ, जैसे कि मैं कहता हूँ यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस विद जस्ट $100, तो अगर आप इतनी ही जी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यूके से शुरू करें। ठीक है। ठीक है। तो इसमें सर मतलब बिजनेस के चांसेस कौन सी मार्केट में ज़्यादा हैं, यूके में ज़्यादा हैं या यूएसए में? देखिए बिजनेस आप हर मार्केट प्लेस में करेंगे, कोई ऐसी मार्केट प्लेस नहीं है जिस पे जो है आप लोग जो है वो बिजनेस ना कर सकें या आपकी किचन इनकम जनरेट ना हो सके। ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ आपकी जो ग्रोथ है वो यूएसए में ज़्यादा है, क्योंकि यूएसए में ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बताया था कि सेल्स ज़्यादा है। ठीक है। तो ग्रोथ के लिहाज से जी जी। यूएस है, बट अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं लोएस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ, आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं किचन इनकम बनानी, तो आप यूके से स्टार्ट करें, मेरा मशवरा। ठीक है सर। उसके अलावा मुझे ये पूछना था कि मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, वो कनाडा में रहता है, तो जी मैं उसकी डिटेल्स पे जो है वो एलएलसी क्रिएट करके यूएसए मार्केट में बिजनेस कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते अच्छा, वो मतलब वो एलएलसी जो है वो यूएसए में भी हैं। चल हाँ सकती जी है? बिल्कुल, वो तो इजीली क्रिएट कर सकता है। जो आपका कैनेडियन नेशनल है ना, वो इजीली अपना अमेजोन का अकाउंट और सब कुछ जी इजीली जी। क्रिएट हो जाएगा, बैंक अकाउंट भी बनवा सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। जी बिल्कुल। जी कौन है नेक्स्ट। जी हसनैन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था, न्यू सेलर अकाउंट के लिए कितने पैसे लग जाते हैं, मतलब यूएसए के लिए मार्क अकाउंट लेने के लिए? यूएसए में अगर आपने पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट बनाना है तो वो तो फ्री बन जाता है। आपको तो एलएलसी के लिए जो है वो पैसे चाहिए होंगे, वो $250 से $300 तक आपकी एलएलसी और एड्रेस जो आपको चाहिए होगा वो क्रिएट हो जाता है। तो इतने चार्जेस आपके लग जाते हैं यूएस में एज अ पाकिस्तानी अकाउंट क्रिएट करने के लिए। अगर यूएसए की डिटेल पर अब करना हो तो फिर कितने लग जाएंगे? यूएस की डिटेल में करना हो किसी यूएस के जी नेशनल के नाम पे, जी जी। तो तब भी इतने लग जाएंगे, क्योंकि एलएलसी के चार्जेस ही हैं, चाहे एलएलसी आप पाकिस्तान से बनवा रहे हैं चाहे आप यूएस से बनवा रहे हैं। तो सर वॉलमार्ट और सिनेन क्लब से ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते हम नहीं नहीं, अपने से? वॉलमार्ट सैम क्लब से रिकमेंडेड नहीं है। तो एफबीए हो रहा है, ड्रॉप शिपिंग हो रहा है ना? जी और है। अच्छा अच्छा सर, यही पूछना था। और बीटा टोर से कर सकते हैं और जोरो? हाँ जी, और भी बहुत से वेंडर्स हैं जिनसे आप कर सकते हैं। वो आपको चेक करने का तरीका मैंने बता दिया था कि वेंडर को आपने कैसे चेक करना है कि ड्रॉपशिप फ्रेंडली है या नहीं है। सर इसकी रिकॉर्डिंग कौन से चैनल पर आएगी यूट्यूब पर ये आपकी इसकी ये? रिकॉर्डिंग जो है वो इंशाल्लाह परसों से अपलोडिंग शुरू हो जाएगी, जी और परसों से इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो अवेलेबल होंगी। हमारा यूट्यूब का चैनल है ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग के नाम से, और हमारी जो जी जी। वेबसाइट है उस पर भी अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, वो साथ हम अनाउंस भी कर देंगे। हमारा जो ग्रुप है फेसबुक का उस पर भी, और हमारा फेसबुक के पेज पे अनाउंस भी कर देंगे। ठीक है। जी थैंक यू सर। जी वेलकम। नेक्स्ट।
जी कासिम अली। सर मेरा तीन क्वेश्चन था कि सर ये दो बूट कैम्प है, एक है प्रोफेशनल और एक है स्टार्टअप। सर जी दोनों में जाहिर बात है कोई ना तो लर्निंग के पर्सपेक्टिव से डिफरेंस तो होगा ही होगा। जी ऑफ कोर्स है। तो उसमें मैं मेरे लिखा हुआ है सामने खोल के ऑलरेडी। बैठा हुआ था तो उसमें उसमें जो है ना चीजें ऑलरेडी। जी सर मैं पीडीएफ मैंने खोल के देखी है, जो आउटलाइंस वगैरह ऑलमोस्ट एवरीथिंग सेम है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपसे जानना चाह रहा था कि लर्निंग के पर्सपेक्टिव से जाहिर बात है कोई ना कोई डिफरेंस होगा। तो देखिए बूट कैम्प, देखिए क्या उसके ऊपर लिखा हुआ है रिकमेंडेड कि अगर आप स्टार्टअप हैं, न्यूबी हैं, तो आपको कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं या आप ग्रोथ की तरफ जाना चाह रहे हैं, तब आप कौन सा बूट कैम्प ज्वाइन करें। और इसमें डिफरेंस स्टूडेंट्स का भी डिफरेंस है। और ऑब्वियसली इसमें जो है आपको मजीद जो एक्सेस भी लिखी है, किन किन चीज़ों की आपको एक्सेस मिलेगी, और मजीद इन चीज़ों को डिटेल से करें, क्योंकि देखें जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है उसके लिए ऑब्वियसली जो उनको काफ़ी चीज़ें पता है, तो वो डिटेल्ड वर्जन में उसमें और क्या बेनिफिट्स हम ले सकते हैं और क्या क्या उसमें ऐसे तरीक़ेकार हो सकते हैं जिससे हमारी सेल्स ग्रोथ हो, हमारा प्रॉफिट ग्रो हो। तो ऑब्वियसली एक जो न्यू स्टार्ट कर रहा है और जो पहले से कर रहा है, ग्रो करने के लिए काफ़ी डिफरेंस होती है। सर अगर जैसे जिस बंदे को ऑलरेडी सब कुछ ड्रॉप शिपिंग का पता है, बस काम नहीं कर रहा, जी अकाउंट का वेट कर रहा है, पर वो ओके। ये प्रोफेशनल वाला ज्वाइन कर सकता है? मतलब उसे ऑलरेडी एवरीथिंग पता है, हाँ जी हर चीज वो पता है, तो बस वो प्रोफेशनल में जी जी बिल्कुल, वो प्रोफेशनल ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि उससे फिर उसको मजीद सीखने को मिलेगा कि सेल्स कैसे ग्रो करनी है, प्रॉफिट हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और ऐसे और कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हम मजीद प्रॉफिट को जो है वो अपने इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। काफ़ी चीज़ें उसमें डिफरेंस है ऑलरेडी। ठीक है। जी जी नेक्स्ट वन। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जब हम बैंक अकाउंट खोलते हैं तो यूके में कंपनी खोलते हैं, तो वो बैंक डिटेल्स जो मिलती हैं उसके साथ कोई कार्ड मिलता है, क्योंकि हमें पेमेंट्स करनी पड़ेंगी किसी वेंडर से अगर कुछ खरीदते हैं, या यस वो ऑफ हम अपने कोर्स। पाकिस्तानी कार्ड पे करते हैं? जी जी बिल्कुल, जैसे कि फर्ज करें आप ट्रांसफर वाइज का अकाउंट जो है ओपन करते हैं, तो वो ना सिर्फ आपको बैंक अकाउंट देता है बल्कि आपको कार्ड भी इशू करके देता है, डेबिट कार्ड। तो कोई भी बैंक जो आप खुलवाएंगे वो आपको डेबिट कार्ड भी ऑफ कोर्स साथ देगा, जिससे आप परचेजिंग सर कर मैं सकते एक जगह पढ़ रहा था कि अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड बेहतर रहता है यूएसए के लिए, तो वो अगर हम यूएसए में एलएलसी ओपन करते तो वो हमें मिल सकता है पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि उसमें 5% कुछ रिफंड है या कुछ ऐसा हैं। है देखें स्पैम की स्टार्ट तरफ से। में अमेरिकन एक्सप्रेस वाले आपको नहीं देंगे, बट उसके काफ़ी ऐसे तरीके हैं। मैं खुद भी, मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस का मेरे अपने नाम पे क्रेडिट कार्ड है, और मेरे पास कैपिटल वन के भी क्रेडिट कार्ड्स हैं। ये कैसे होते हैं, ये एक अलग टॉपिक है। इसमें हमें जब हम अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, जब हम अपने टैक्सेस फाइल करने शुरू करते हैं, तो हमारा क्रेडिट स्कोर इंक्रीज होता है। तो और हम आईटिन भी अप्लाई करते हैं, तो उस बेसिस पे फिर हमें जो बैंक्स और जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा खुद का जो एक कार्ड है अमेरिकन एक्सप्रेस का, उसकी $15,000 की लिमिट है, और वो रिसेंटली सर अप्रूव हुआ। अप्रॉक्स कितना टाइम लगता है इसको लेने में, अगर कार्ड, और अप्रोक्सीमेटली कितनी शो आपको करना पड़ता है? स्टार्टिंग में आपको अप्रोक्सीमेटली, आपका टैक्स आपके फाइल नहीं होते, तो आपको स्टार्टिंग में तो 1 साल लग जाता है। ठीक है, आप क्योंकि आपके टैक्सेस फाइल नहीं होते, अब आप न्यूली बिजनेस आप कर रहे हैं और आपका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है। अगर तो आप यूएस में रह रहे हैं तब तो आप कर सकते हैं, फौरन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कोई ना कोई इनकम चल रही है, आपका क्रेडिट स्कोर चल रहा है। ठीक है, बट हम एज अ पाकिस्तानी, हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्रेडिट स्कोर ज़ीरो है, हम अप्लाई नहीं कर सकते। हम अप्लाई करेंगे भी तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्रेडिट स्कोर हम कैसे बनाएंगे, जब हम अपने एलएलसी के टैक्सेस फाइल करना शुरू करेंगे। जब वो 1 साल बाद उसका टैक्स फाइल हो जाएगा, तब हम केपेबल हो जाएंगे, क्योंकि तब हमारा एक रिकॉर्ड आ जाएगा वहाँ पे कि हम एक टैक्स पेयर हैं, हमारा क्रेडिट स्कोर भी इंक्रीज होगा। तो हमारी एक आइडेंटिटी एक किस्म की बन जाएगी ना, क्योंकि हम एक आईटिन नंबर भी अप्लाई करेंगे। जब हमारी आइडेंटिटी वहाँ पे बन जाएगी और वो एक वैल्यूबल आइडेंटिटी होगी, तो फिर हम कोई भी बैंक अकाउंट का क्रेडिट कार्ड हम अप्लाई कर सकते हैं।
सर कुछ आप वेंडर रिकमेंड कर दें, दो आपने बताए थे, एक जोरो और एक और बताया था, उसके अलावा अगर काफी हेल्प हो जाएगी उससे हमारा। उसके अलावा इंशाल्लाह वो ऑलरेडी क्वेश्चन भी था, वो मैंने अपनी टीम को एक रिलायबल वेंडर्स पे अपग्रेड किया हुआ है कि वो एक लिस्ट बनाए, वो लिस्ट इंशाल्लाह जो है वो अपलोड हो जाएगी सर विदिन। कब तक होगी, कहाँ पे होगी, सबको मिल ये जाएगी या हमारे, हाँ सब जी हाँ जी, पेड वो के लिए सबको है? मिलेगी, वो हमारे ग्रुप में ही होगी वो। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो अपलोड करने वाली हैं, जैसे कि वेंडर्स की लिस्ट है यूके यूएस से, और दूसरी लिस्ट जो है, और दूसरा हमने जो ये अपील्स हैं ये हमने अपलोड करने हैं। तो अभी इन चीज़ों का हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा था, हमारा बूट कैंप भी चल रहा था और हमारे बाकी सेशंस भी चल रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह जैसे ही बूट कैंप कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास ये टाइम हमारे पास सेव हो जाएगा, तो इस टाइम में फिर हम लोग जो है वो ठीक जो है एक वीक के अंदर अंदर हम हर चीज़ जो है वो अपलोड कर देंगे। जी सर। सर थैंक यू सर, यही क्वेश्चन जी था मेरा। जी, वेलकम। जी जी उजैर। सर मेरा एक सवाल था, रह गया था। जी जी अच्छा, मैं ना प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा था तो रिटेलर्स भी ढूंढ रहा था, मुझे ना जी। डिलीवरी चार्जेस ढूंढने में बहुत इश्यू आ रहा है। किसी रिटेलर की डिलीवरी चार्जेस सामने लिखी होती हैं और किसी की चेकआउट पे चेकआउट के थ्रू चेक करने जाऊं तो वो कहता है अकाउंट क्रिएट करें या पहले आप एड्रेस डालें, तो एड्रेस पे डिपेंड करेंगे आपके चार्जेस। तो ओके। अगर मैं कोई एड्रेस उठा के डाल भी दूं तो लेकिन हर कस्टमर का एड्रेस अलग होगा, तो मैं बिल्कुल। एक डिलीवरी चार्जेस कैसे कंसीडर करके प्रॉफिट कैलकुलेशन करूं अपनी। और हर सप्लायर कहता है कि आप पहले एड्रेस डालें फिर हम बताएंगे कि हम यहाँ डिलीवर करते हैं या नहीं करते। तो मैं एक रिटेलर को कैसे कंसीडर कर लूँ कि फ्यूचर में कोई कस्टमर का ऐसा एड्रेस आ जाए जो वहाँ डिलीवर ना करे तो मेरे तो कैंसिल करना पड़ जाएगा, फिर ऐसे तो बहुत इश्यू आ जाएगा। बस मेन ये है कि डिलीवरी चार्जेस की कोई ढूंढने की ट्रिक बता दें या कोई मैं बता, एक्सटेंशन ऐसा कुछ है तो। उजैर सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और ये चीज़ मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गई थी जो आपने बताई है, और ये मैंने बतानी भी थी। थैंक यू सो मच। अब इसमें क्या है कि इसमें मैं आपको ना 3 स्टेट्स बताता हूँ। आपने क्या करना है, उन 3 स्टेट के जो एड्रेसेस है ना उनको एक दफ़ा चेक कर लेना है। जो उनका वो होगा ना क्या कहते हैं, शिपिंग रेट। जिप कोड। जी, शिपिंग रेट जो होगा, जो उन अच्छा उन उन एड्रेसेस पे जो शिपिंग पड़ रही होगी ना, सबसे पहले कैलिफोर्निया, उसके बाद आपने न्यूयॉर्क की चेक करनी है, और आपने चेक कर लेनी है टेक्सास की। ठीक है, ये 3 स्टेट्स आप मद्देनजर रख लें। इन 3 स्टेट के जिप कोड के साथ या इन 3 स्टेट के एड्रेसेस के साथ आपने एक वेंडर को चेक करना है। जो शिपिंग रेट आपको आ रहे होंगे ना इन तीनों में, पहले तो आप लोगों को आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है। कैलिफोर्निया का शायद सबसे ज़्यादा शिपिंग रेट होगा। जब आपको उनका पता चल जाएगा तब आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक स्टैंडर्ड शिपिंग रेट निकालेंगे। फर्ज करें कि एक का शिपिंग रेट 4 था, एक का 5 था, एक का 3 था, तो आप अपने जेहन में रखेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 में जेहन में रखूं, तो आप एक फिक्स अमाउंट डिसाइड कर लेंगे कि 5 तक शिपिंग इसमें इस एड्रेसेस में भी पड़ सकती है। ठीक है, ऑर्डर्स आपको बिल्कुल डिफरेंट एड्रेसेस से आएंगे। ठीक है, कोई कैलिफोर्निया से आ रहा है, कोई न्यूयॉर्क से आ रहा है, कोई न्यू जर्सी से आ रहा है, लेकिन आपने इन 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 जो हैं इससे आप इन एड्रेसेस के साथ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी शिपिंग रेट हाई हो सकती है और कितनी लो हो सकती है। ठीक है, और सर यूके का भी बता दिएगा, मैं यूके पे दरअसल करना चाह रहा हूँ तो यूके का बता दिए। यूके में भी सेम सिनेरियो। यूके में आप चेक कर लें, लंदन की चेक कर लें, और आपने चेक करनी है स्कॉटलैंड की। ठीक है, ये आपने जो दो है ना, हाँ इनकी आपने चेक कर लेनी। ये दोनों मेरे ख्याल अदर अदर रीजन हो गए, मुझे इतना याद नहीं। तो इनकी आप जब ठीक आप है। चेक कर लेंगे ना तो इनको भी, इनसे भी आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, और सर ये डिलीवरी चार्जेस ढूंढने की कुछ वो बताएं, क्योंकि वो अकाउंट खोलने का कहता है या तो फिर तो आप एड्रेस। अकाउंट क्रिएट कर लें, वो सिर्फ एक ईमेल देनी है और आपने पासवर्ड देना है, दैट्स इट। आपको और अकाउंट खोलने के लिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो अगर वो फिर भी कहता है कि वो अव्वल तो जितने भी वेंडर्स हैं ना, वो सबसे पहले आपको ये इजाज़त देंगे आप नॉर्मल अकाउंट बना लें। उसके बाद वो आपको ऑफर्स करेंगे कि अगर आपने मेंबर बनना है हमारा तो मेंबरशिप ले लें। तो नॉर्मल अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ आपने अपना नाम देना है, एक ईमेल देनी है। तो मेरा भी मशवरा ये है कि जो जिस वेंडर को आप चेक करें आप उसका अकाउंट बना लें, क्योंकि वो कभी ना कभी तो आपके काम आएगा ही आएगा। क्योंकि जो वेंडर अच्छा होता है वो आपके, ये वेंडर सारे आपके काम आते रहेंगे, किसी ना किसी प्रोडक्ट जब हंटिंग आपकी चलेगी ना तो ये काम आते रहेंगे। तो आप इसको क्रिएट कर लें अकाउंट।
इसके फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं होते अकाउंट क्रिएट करने। ठीक है। अच्छा, एक ये था कि जी एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जी होलसेल के लिए जब हम ये एलएलसी क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें रजिस्टर्ड एजेंट भी चाहिए होता है, रीसेलर सर्टिफिकेट, EIN नंबर, तो उसकी कॉस्ट $100 तक निकल जाती है। जी। तो ड्रॉप शिपिंग के लिए ये सब चीजें हमें चाहिए, रजिस्टर्ड एजेंट, रीसेलर सर्टिफिकेट, नहीं, सिर्फ EIN तो आपको शायद चाहिए LLC होगा। चाहिए। ड्रॉप शिपिंग के लिए सिर्फ आपको LLC चाहिए और आपको बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है। वो LLC बनाएंगे, आपका बैंक अकाउंट खुद ही आप क्रिएट कर सकेंगे। उसके अलावा आपको किसी चीज जी की जी। जरूरत नहीं है। EIN नंबर भी नहीं चाहिए होगा? नहीं नहीं, ऑब्वियसली LLC आप बनाते ही वो टैक्स तो आईडी के लिए हैं, वो तो ऑब्वियसली सी चीज है ना। वो EIN नंबर के लिए ही तो आप LLC बना रहे हैं। अगर EIN आपके पास ना हो तो आपका तो कोई फायदा ही नहीं है LLC, क्योंकि EIN बेसिकली एक टैक्स आईडी नंबर होता है। तो जब आप बिजनेस रजिस्टर करेंगे तो वो टैक्स आईडी ही आपको चाहिए, इसीलिए तो आप रजिस्टर कर रहे हैं LLC। सही सही। जी ठीक है। जी थैंक यू सर। जी जी वेलकम। जी नेक्स्ट। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे रब्ता किया था ऑफिस सरफराज से। जी तो सर वो एक तो मेरा ये सवाल था ना कि एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं पहले सेशन के, वो तो आपने क्लियर कर दिया 26 से। ठीक है। तो सर मेरा दूसरा ये है कि मैंने उनको कहा था कि सर मैंने ना पहले सेशन में ही अपना एडमिशन करवाना है, कुछ भी हो जाए पहले सेशन में मैंने लाजमी आना है। तो जी सरफराज से मैंने कहा था, जी तो आप उन्होंने कहा था कि बहुत जो है ना यहाँ पे हो रही हैं एनरोलमेंट्स, तो मुश्किल है थोड़ा, लेकिन सर काइंडली जो है ना पहले से दूसरे सेशन तक मेरे मेरे से वेट नहीं होना बिल्कुल भी। नहीं नहीं, आप जो है आप हमारे फ्री बोर्ड कैम्प के भी स्टूडेंट थे, आपको वो पहले भी मैंने बता दिया। आप जब इनरोलमेंट करें तो आप साथ व्हाट्सएप पे जब आप मैसेज करेंगे तो उसमें आपने लिखना है कि मैं फ्री बोर्ड कैम्प का आपका स्टूडेंट भी आपके साथ साथ रहा हूँ, तो मुझे आपका जो भी बैच आ रहा है उसमें इनरोल करें, ठीक है। तो आपको सर उसमें सर इनरोल। मैं स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करूंगा, मैं आपको बकायदा स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ठीक है करूंगा। ठीक है ठीक है। और सर लाजमी जो है ना पहले सेशन में मेरा नाम ऐड कर लीजिएगा। जरूर जरूर इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाए आप। ओके सर। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। जी नेक्स्ट। जी आमिर। सर मेरा ये क्वेश्चन सर हम ये जो है ड्रॉप शिपिंग में रिटेलर को सिलेक्ट करते हैं, सर हम होलसेल को क्यों नहीं सर सिलेक्ट कर सकते होलसेलर से? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं आप, बट होलसेलर्स का क्या क्योंकि होता है कि होलसेलर्स जो काफ़ी होलसेलर्स है ना, उनकी डिमांड होती है कि हमसे बल्क में परचेज करें प्रोडक्ट्स को। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा होलसेलर मिल जाता है जिससे आप एक एक करके परचेज कर सकते हैं तो वो वेल एंड गुड है, आप उससे परचेज करें। सर तो कोई हमारे पास कोई मतलब आप तो कर रहे हैं, आपका कुछ है कोई वैलिड कोई रिनाउन कोई होलसेलर हैं? देखिए जो रिटेलर्स होते हैं ना, वो रिटेलर्स ही ज़्यादा जो है वो इजीली आपको, क्योंकि होलसेलर के पास अकाउंट बनाना भी मुश्किल होता है, वो आपसे काफ़ी डिटेल्स ले लेते हैं और ये वो, ठीक है। तो मेरा मशवरा यही है कि जो रिटेलर है ना वो ही हमारे लिए इजी रहेगा, उसको कांटेक्ट करना इजी है, उसको उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि इतना बाय करें इतना ना करें, ठीक है। और उसको हम लोग इजीली लेके चल सकते हैं और वो डिलीवरी टाइम भी अच्छा दे देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें फ़ायदेमंद रह जाती हैं हमारे लिए, तो रिटेलर ही बेस्ट रहेगा। बट अगर आपको कोई होलसेलर ऐसा मिल जाता है तो वो आप होलसेलर से कर लें। सर कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फर्क पड़ेगा कॉस्ट कॉस्ट पॉइंट के ऑफ हवाले व्यू से से अगर रिटेलर और बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो होलसेलर होता है उसके ऑब्वियसली जो रेट्स होते हैं वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। बट जो आजकल ये पहले सिनेरियो था, काफ़ी पहले हम लोग कर रहे थे, बट अब जो रिटेलर्स आ गए हैं, ये रिटेलर्स भी जो है अब काफ़ी, क्योंकि इनका भी जो ये जो रिटेलर्स है ना, इनका भी जो कांटेक्ट है वो या तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ होता है या होलसेलर्स के साथ होता है, तो इनका और उनका रेट अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है। और जो रिटेलर्स होते हैं इनकी ऑफर्स भी कई आ रही होती है ना, इनके पास मेंबरशिप होती है ये वगैरह वगैरह, और जबकि होलसेलर्स के इस तरह कोई मेंबरशिप्स वगैरह इनका कोई सिनेरियो नहीं होता, उनकी बस यही कोशिश होती है कि हमसे जो है वो बल्क में बाय करें।
राइट सर, थैंक यू सो मच। जी जी, नेक्स्ट कंप्लीट है। ठीक है जी, आज का सेशन जो है हमारा कंप्लीट है। कल हमारा लास्ट सेशन है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि कल का सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि हम पूरे जो हमारा बोट कैंप था उसका रिकैप लेंगे और भी जो भी चीज़ें होंगी उनको भी अनाउंस करेंगे, और हम मज़ीद बिजनेस स्टार्टअप टिप्स और एडवांस जो बिजनेस सर्विसेज वगैरह इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, और बिजनेस और वर्चुअल असिस्टेंट में क्या फ़र्क होता है, वो किस तरह किन किन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने सर्विसेज को सेल कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच जिन्होंने आज ज्वाइन किया। अल्लाह हाफ़िज़।